अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हम पढ़ रहे हैं नावल सर्किश की एक और न्यू एपिसोड। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप लोगों ने नावल सर्किश का रीडिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद किया है और इन दिनों में आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा पसीराई दी है और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो इस वक्त 300 प्लस हो चुके हैं। मेरे इस चैनल को इसी तरह सुनने के लिए मज़ीद लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। शुरू करते हैं। धीरे धीरे आवाज़ ज़रा वाज़ेह हुई तो मुझे अंदाज़ा होने लगा कि वो एक ट्रक था। ट्रक इसी सिमत में आ रहा था जिस तरफ मैं दौड़ रहा था। फ़र्क यह था कि मैं जंगल में था और सुस्त रफ्तारी से दौड़ रहा था और सड़क पर था और तेज़ रफ्तारी से आ रहा था। दरख्तों के दरमियान से कभी इसकी हेडलाइट्स दिखाई दे जाती हैं और कभी दरख्त दरमियान में हाइल हो जाते तो नज़र से ओझल हो जाते। आखिरकार मुझे गाड़ी की अपनी ही रोशनी में इसका मध्यम सा हयोला भी दिखाई देने लगा। वो वाकई ट्रक था। इंजन का घरघराहट भी अब साफ सुनाई दे रही थी। रात के सन्नाटे में वीरान सड़क पर वो खासी तेज़ रफ्तारी से चला आ रहा था। ऊंचा सा वही ट्रक था जो आमतौर पर बारबरदारी में इस्तेमाल होता है। मैंने अब सड़क पर निकल आना ही बेहतर समझा था। मैं इस ट्रक में लिफ्ट लेने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन मुझे अंदेशा था कि रात को इस वक्त इस वीराने में एक अजनबी को सड़क पर खड़े देख कर ड्राइवर ट्रक नहीं रोकेगा, बल्कि अगर मैं ट्रक के ऐन सामने भी खड़ा हो गया तब भी कुछ बाइद नहीं थी कि वो मुझे कुचलता हुआ गुजर जाएगा। यहाँ कौन देखने वाला था। सड़क के किनारे नशेब में काफ़ी बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। मैंने इनमें से 4-5 बड़े पत्थर उठाकर सड़क पर एक कतार में रख दिए और अपनी दानस में इस तरह रोड ब्लॉक करके पत्थरों से ज़रा पीछे हटकर सड़क के ऐन दरमियान खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाने लगा। ट्रक करीब आ चुका था। रफ्तार बेहद कम हो चुकी थी। ड्राइवर ने यकीनन पत्थरों को और इनके अक़ब में मुझे भी देख लिया था। मुझे उम्मीद थी कि इस ट्रक पर मुझे लिफ्ट मिल जाएगी। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो बच गया, वरना ट्रक पर लिफ्ट मिलने के बजाय शायद मलकुल मौत ने मुझे ऊपर लिफ्ट कर लिया होता। मालूम नहीं वो महज इत्तेफाक था या मेरी छठी इसका कमाल कि बगौर ट्रक का जायज़ा लेते हुए मेरी नज़र कैब की छत की तरफ चली गई। ट्रक की पेशानी पर उम्दा किस्म का जो ताज सा बना हुआ था, इसके अक्का में मैं बर वक्त एक गन की नाली बरामद होते देख ली। इसके बावजूद शायद मैं इसे ट्रक वालों की एहतियाती इक़्तिदाम समझ कर वहीं जमा खड़ा रहता, लेकिन अंदर से अचानक ही गोया किसी आवाज़ ने खबरदार की और मैंने यकदम इन्हें शेप की तरह छलांग लगा दी। अगर मुझे एक लम्हे की भी ताख़ीर हो गई होती तो सड़क पर मेरी जगह गोलियों से छलनी एक लाश पड़ी होती। कैब की छत से एक ज़ोरदार बरस्ट आया था। आवाज़ स्टेन गन की मालूम होती थी। ये भी बड़ी ही सितम ज़रीफ़ी होती है कि रेड डॉट वालों से तो मैं बच कर निकल आया था, लेकिन इन नामालूम ट्रक वालों के हाथों मारा जाता, जिनसे मेरे ख्याल में तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। दूसरा बस अंधेरे में इसी जगह आया जहाँ मैंने छलांग लगाई थी, लेकिन इस किस्म की सूरत हाल मेरे लिए नई नहीं थी। मैं छलांग लगाने के फ़ौरन बाद ही वो जगह भी छोड़ चुका था। मुझे मालूम था कि फायरिंग करने वाले को ख्वाह हदफ नज़र ना आए, लेकिन इसकी गन अंदाज़ा अपने शिकार का ताक़ुब करती है। दूसरे बस के बाद मैंने ड्राइवर को दरवाज़ा खोलकर अपनी सीट से छलांग लगाते देखा। इसके हाथ में भी गन थी। वो तेज़ी से ट्रक की आड़ में हो गया। कैब की छत पर जो गन वाला मौजूद था वो वहीं साकित रहा। वो गोया एक उम्दा मोर्चे में था। इसे वहाँ से निकलने की ज़रूरत नहीं थी। ड्राइवर ने ट्रक की हेडलाइट्स बुझा दी थी, लेकिन इंजन स्टार्ट रहने दिया था। मैं अंधेरे में पत्थरों की ओर पर मुतहरक रहा, लेकिन दूसरे ब्रश के बाद गन खामोश ही रही। गोली मेरे ताक़ुब में नहीं आई। इन्हें यकीनन अब अंदाज़ा नहीं रहा था कि मैं कहाँ था। चंद लम्हे ये सुकूत बरकरार रहा। सिर्फ इंजन की हल्की सी गरगराहट सुनाई देती रही। फिर इस गरगराहट के पस मंज़र में एक भारी गुंजीली और पुरजोश आवाज़ उभरी, और खाना ख़राब डाकू का बच्ची, सामने आओ, अपने सब साथी को भी बुलाओ, हम तुम्हारा मुकाबला करेगी। हमारा नाम शेर खान है, हम शेर का बच्ची है। तुम्हारा बाप से भी नहीं डरती। आवाज़ ट्रक के नीचे से आती महसूस हुई थी। यकीनन ड्राइवर की आवाज़ थी जिसे मैंने कैब से कूद कर ट्रक की आड़ में पनाह लेते देखा था। वो बेवकूफ़ी हद तक सादा लो मालूम होता था। अपनी दानस में इसने बड़ी फुर्ती से छलांग लगाकर ट्रक की आड़ी ली थी, लेकिन वो कैब की गलत साइड से कूदा था। अगर इस वक्त मेरे पास गन होती और मैं इसे मारना चाहता तो मेरे लिए वो सुनहरी मौका होता। एक सेकंड के लिए वो मेरे टारगेट पर रहा था और मेरे लिए वो एक सेकंड ही काफ़ी था। मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। बात मेरी समझ में आ गई। वो मुझे डाकू समझ रहे थे। पत्थर रख कर रोड ब्लॉक करना मेरी हमाकत साबित हुआ था। वो मुझे डाकू समझे थे। अमूमन डाकू इसी तरह रास्ता रोक कर ट्रकों या बसों को घेरते थे। पहले एक डाकू सामने आता था, जो ही ट्रक या बस रुकती थी सब अपनी कमी गाहों से निकल कर यलगार कर देते थे, और फिर रास्ता किस तरह बंद करने के बाद सभी आसपास घात लगाए रहते थे। मैं अब नशे में खासे बड़े पत्थर की ओट में सीने के बल लेटा हुआ था। गोलियों से मुझे ज़्यादा ख़तरा लाहक नहीं था। मैंने बाआवाज़ बुलंद कहा, खान साहब, मैं डाकू नहीं हूँ, मैं तो एक मुसीबत ज़दा मुसाफिर हूँ। आपने देखा नहीं मेरे पास कोई बंदूक वगैरह नहीं है। दूसरी तरफ से जवाब में गोली नहीं आई। मेरी आवाज़ की मदद से भी निशाना लगाने की कोशिश नहीं की गई। इस खामोशी से हौसला पाते हुए मैंने जल्दी से मज़ीद कहा, आपने रास्ते में उल्टे हाथ पर एक ट्रेन रुकी हुई नहीं देखी थी। एक लम्हे के बाद हिचकिचाहट अमेज़ अंदाज में जवाब आया, नहीं, हम इधर उधर नहीं देखता, हम नाक की सीध में गाड़ी चलाती है। बहरहाल 2-2.5 मील पीछे एक ट्रेन को डाकुओं ने घेर रखा था। मैं तो इनसे जान बचाकर ट्रेन से उतर कर भागा हूँ। अब उल्टा मुझे ही डाकू समझ रहे हैं। मैं तो एक गरीब मुसीबत ज़दा मुसाफिर हूँ। आपसे लिफ्ट लेना चाहता था। मैंने आवाज़ बुलंद मुज़ाकरा जारी रखे।
मुझे उम्मीद थी कि बात खान साहब की समझ में आ जाएगी। यही खासी अच्छी अलामत थी कि कैब की छत पर मौजूद शख्स ने गोलियां चलाना बंद कर दी थी और खान साहब ने तो अपनी गन भी इस्तेमाल नहीं की थी। क्या लेना चाहती थी? खान साहब ने शक ज़दा लहजे में पूछा। लिफ्ट। मेरा मतलब है अगर आप मुझे अपने साथ बिठाकर आगे कहीं आबादी में किसी शहर में छोड़ देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। मैं वहाँ से कोई बस या दूसरी ट्रेन पकड़ लूँगा। मैंने ज़रा आजिज़ी से कहा। कसम खाओ कि तुम डाकू नहीं मुसाफिर हो। खान साहब ने शर्त आयद की। मैंने कसम खा ली। ज़ाहिर है ये कोई झूठी कसम नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कि मज़ीद वक्त ज़ाया हो। अभी मैं ख़तरे की हदूद से बाहर नहीं था। मैं चाहता था खान साहब हिचकिचाहट में मुब्तला रहने की बजाय जल्द अज जल्द मुझे बिठा कर रवाना हो जाएँ। अच्छा, दोनों हाथ उठाकर सामने आओ। खान साहब ने फरमाइश की। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब ये शर्त मान लेने में ज़्यादा रिस्क नहीं था, ताहम मैंने एहतियातन कहा। खान साहब, मेरे पास कोई बंदूक पिस्तौल नहीं है, मैं बाहर आ रहा हूँ। अगर आपने गोली चलाई तो एक बेगुनाह का खून आपकी गर्दन पर होगा। खाना ख़राब का बच्चा, तकरीर बंद करो, सामने आओ, हम खुद देखेंगे। खान साहब ज़रा झुंझला कर बोले। मेरे हाथ में एक थैला था, इसे कुछ और मत समझ लीजिएगा। मैंने हाँक लगाई और पत्थर की ओर से निकलकर हाथ बुलंद करते हुए सीधा खड़ा हो गया। फिर फूंक फूंक कर कदम उठाता सड़क पर चढ़ आया। मेरे हिसाब तने हुए थे। रिस्क में बहरहाल अब भी ले रहा था। मैं खाली हाथ था और दो ऑटोमेटिक गन्नों की जद पर था। ज़रा सी बदएतमादी या कोई ज़रा सी अहमकाना सोच अब बेखौफ हाथों से गोलियां चलवा सकती थी और जो काम रेड डॉट नहीं कर सकी थी वो एक मामूली ट्रक ड्राइवर और क्लीनर के हाथों अंजाम पा सकता था। इन्होंने चंद लम्हे इंतज़ार किया और जब देखा कि डाकू कहीं से बरामद होने में ही नहीं आ रहे तो मैं भी खाली हाथ दिखाई दे रहा था तो खान साहब ट्रक की आड़ से निकल आए। दूसरा शख्स भी कैब की छत से उतर आया। हुलिये से वो क्लीनर ही मालूम होता था। खान साहब ने ट्रक की हेडलाइट्स ऑन कर दी थी। हम इनके सामने तो नहीं, बहरहाल मलगजी रोशनी में थे। ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था। क्लीनर ने पत्थर सड़क से हटाने की कोशिश की लेकिन वो इससे उठाए नहीं गए। हालांकि वो एक लंबा तलंगा शख्स था। बहरहाल इसने इन्हें लड़खा कर रास्ते से हटाया दिया। हाथ झाड़ कर वो भी खान साहब के करीब आ गया और दोनों ने मेरा सरतापा जायज़ा लिया। खान साहब अभी मुझ पर गन ताने ही खड़े थे। वो लहीम शहीम और ज़रा मोटापे की तरफ माइल थे लेकिन हरकत और सकनात में फुर्ती थी। क्लीनर ने मुझे थपथपा कर देखा और इन्हें इत्मीनान हो गया कि मेरे पास कोई गन वगैरह नहीं थी। खान साहब इत्मीनान की गहरी सांस लेकर मुझे डांटने के ऐसे अंदाज में बोले। खाना ख़राब का बच्चा, तुम कैसा बेवकूफ़ आदमी है। तुमने रोड पर यह पहाड़ जितना बड़ा बड़ा पत्थर क्यों रखा था? बेगुनाह हमारे हाथ से मरता। हम तो दिल में यही समझा था कि लो शेर खान आज डाकुओं से वास्ता पड़ गया। अगर मैं सड़क के किनारे खड़ा होकर आराम से हाथ हिलाता तो क्या आप रुक जाते खान साहब? मैंने मलामत से पूछा। खान साहब सर खुजाते हुए बोले, नहीं, हमारा ख्याल है हम नहीं रुकता। इस रोड पर कोई भी नहीं रुकता, बस यही मजबूरी थी। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, चलो गाड़ी में बैठो, इधर ज़्यादा देर खड़ा होना ठीक नहीं। खान साहब ने अपनी स्टीन गन से इशारा किया। इन्होंने मुझे अपने साथ कैब में बिठा लिया। क्लीनर दोबारा कैब की छत पर चला गया। ट्रक एक बार फिर तेज़ रफ्तारी से आकर रवाना हो गया। स्टीन गन मेरे और खान साहब के दरमियान सीट के सहारे खड़ी थी और खान साहब बुनियादी तौर पर खुश मिजाज मालूम होते थे और अब इनकी खुश मिजाजी लौट आई थी। वो अपना भारी भरकम हाथ मेरे कंधे पर मारते हुए बोले, और यारा तुम्हारा नाम क्या है? इकबाल चौधरी। वैसे यार दोस्त मुझे बाला गुजर कहते हैं। भैंसों की खरीदो फरोख्त और दूध का काम है मेरा। मैंने बताया लेकिन गैर इरादी तौर पर मेरे लहजे में मुलायमत और शाइस्तगी थी जो भैंसों और दूध का कारोबार करने वालों के लहजे में नहीं होती। बाज़ औक़ात अगर इनका मूड ठीक ना हो तो इनका बात करना कुछ ऐसा ही लगता है जैसे भैंस ने सींग मार दिया हो। बाला गुजर, खान साहब ने दोहराया। फिर बाएं हाथ से स्टीयरिंग व्हील संभाल कर दायां हाथ मुसाफे के लिए बढ़ाते हुए बोले, हमारा नाम शेर खान है। वो तो मैं जान चुका हूँ। मैंने मजबूती से मुसाफा करते हुए कहा। खान साहब का हाथ भारी भरकम और आहनी था। यारा अगर तुम बेगुनाह हमारा हाथ से या हमारा क्लीनर रेशम खान के हाथ से मारा जाती तो हमको बहुत अफसोस होता। शेर खान ने गोया चंद लम्हे पहले की सूरत हाल का तस्वुर करते हुए कहा, नहीं खान साहब, आपको भला अफसोस क्यों होता? आप तो यही समझकर गाड़ी भगाते चले जाते ना कि आपने एक डाकू को मारा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने अपने लहजे की शाइस्तगी बरकरार रखी थी। मुझे यकीन था खान साहब एक दूध वाले को इतनी शाइस्तगी से बातचीत करते सुनकर हैरान नहीं होंगे। वो ज़्यादा बारीकी में जाने वाले आदमी मालूम नहीं होते। हाँ, ये भी ठीक है। खान साहब ने पुरख्याल अंदाज में अपना बड़ा सा सर हिलाया। यार इकबाल गुजर, तुम आदमी तो अक्लमंद मालूम होती है और तुम रेशम खान की स्टीन गन से बच गया। ये भी तुमने बड़ा कमाल दिखाया। आज से तुम हमारा दोस्त। यार हमको माफ़ करना, हमने तुमको बड़ा तकलीफ़ दिया। शेर खान के लहजे में यकदम ही बेपनाह खुलूस आ गया था। माफ़ी की इसमें क्या बात है शेर खान, मैंने इसका कंधा थपकते हुए कहा। गलत फहमी में ऐसा हो जाता है। तुम किधर जाती है? जाना तो मुझे कराची है लेकिन आप रास्ते में मुझे कहीं भी उतार दे जहाँ से मुझे बस या ट्रेन मिल जाए। मैंने कहा, जाना तो हमको भी कराची है, शेर खान ने बताया, लेकिन हमको रास्ते में 2-3 दिन मुल्तान रुकना है। हमारा गाड़ी में इस वक्त अंगूर लोड है। इसको आम मुल्तान में उतारेगा, इधर 2-3 दिन ठहरेगा, आम लोड करेगा, फिर कराची जाएगा। मुल्तान में तुम हमारे साथ ठहरो, हम तुमको ऐश कराएगा, मुर्गी मछली खिलाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। ज़िंदगी में कभी मौका मिला तो ज़रूर आपकी मेज़बानी का शरफ़ हासिल करूँगा। क्या हासिल करेगा? खान साहब ने चौंक कर मेरी बात काटते हुए पूछा। मेरा मतलब है आपका मेहमान ज़रूर बनूँगा लेकिन इस वक्त नहीं। फ़िलहाल मेरा जल्दी कराची पहुँचना ज़रूरी है। आप मुझे मुल्तान उतार दीजिएगा। मैंने कहा, ठीक है
ठीक है, जैसा तुम्हारा मर्ज़ी। खान साहब ने बेपरवाही से हाथ हिलाया, फिर एक लम्हे की खामोशी के बाद बोले, इस रोड पर आजकल ट्रक बस वाला लोग काफ़िला बनाकर चलती है, सिर्फ शेर खान अपना ट्रक अकेला चलाती है। हम परवाह नहीं करती, हमने सोच लिया है जान माल सब खुदा के हाथ में। जब डाकू माकू सामने आएगा तो देखा जाएगा, या डाकू नहीं या आम नहीं। कोई क्यों इकबाल गुजर? आम ठीक बोला कि गलत? बिल्कुल ठीक है खान साहब, आपके और मेरे ख्यालात तो बहुत मिलते जुलते हैं, मैंने संजीदगी से कहा। खान साहब ने एक गुंजीला कहका लगाया और ट्रक की रफ्तार कुछ और बढ़ा दी। ट्रक किसी जंबो जेट की तरह तारीकी और सन्नाटे का सीना चीरता जा रहा था। तुम्हारा ख्याल शेर खान से मिलता है, इसीलिए तुम भी डाकुओं से बचकर निकल आइए, और शेर खान को भी आज तक डाकुओं से पाला नहीं पड़ा। ये सब किस्मत का खेल है। फिर यकदम जैसे शेर खान को कुछ ख्याल आया, संजीदा होते हुए बोला, यार ये तो बताओ, ट्रेन पर डाकू लोग ने कोई ज़्यादती म्यादती तो नहीं किया? किसी को कत्ल मतल तो नहीं किया? औरत या बच्चा लोगों पर जुल्म तो नहीं किया? नहीं, मेरे सामने तो कुछ नहीं किया, बल्कि मेरे सामने तो माल भी नहीं लूटा था। मुझे कुछ ऐसा लगता है जैसे इन्हें किसी की तलाश थी। मैंने सच बोला। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। शेर खान ने सर हिलाया। डाकू लोग कोई मोटा मुर्गी तलाश करती है, अगवा करके तावान वसूल करने के वास्ते। ट्रेन में मोटी मुर्गियाँ ज़रा कम ही होती हैं, मैंने ख्याल जाहिर किया। एक लम्हे की खामोशी के बाद शेर खान पुरख्याल लहजे में बोला, मुल्तान अब ज़्यादा दूर नहीं है। मुल्तान पहुँचकर हमको पुलिस वगैरह को इनकी बात खबर करनी चाहिए। मेरा ख्याल है खबर तो पहुँच गई होगी। ट्रेन में रेलवे पुलिस मौजूद होती है और वायरलेस वगैरह भी। आजकल तो काफ़ी इंतज़ामात होते हैं, मैंने ख्याल जाहिर किया। बहरहाल हो सके तो आप इत्तला दे दीजिएगा, मैं तो जल्द से जल्द कोई ट्रेन या बस पकड़ने की कोशिश करूँगा। मैं गैर इरादी तौर पर यह कह तो गया था, लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे अंदेशा महसूस हुआ कहीं खान साहब शख्सदा नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए पूछना बैठे कि कहीं डाकू को तुम्हारी ही तलाश तो नहीं थी। वो ये भी पूछ सकते थे कि मैं कहीं पुलिस का सामना करने से कतरा तो नहीं रहा था, कहीं भी कोई भी मफरूर तो नहीं था। लेकिन खान साहब ने कुछ भी नहीं पूछा। इनके बारे में मेरा अंदाज़ा कुछ ठीक ही मालूम होता था कि वो ज़्यादा बारीकियों में जानने वाले आदमी नहीं थे। बहरहाल इसमें शक नहीं था कि खान साहब थे भले आदमी, दोस्ती के काबिल मालूम होते थे। ट्रक यकसा रफ्तार से रवां दवां था। खान साहब किसी ख्याल में खो गए थे, पलक भी नहीं झपक रहे थे। इनकी आंखें अंगारा सी हो रही थी। मेरे असाब अब कुछ पुरसुकून होने लगे थे। मेरा ख्याल था कि मैं ख़तरे को पीछे छोड़ाने में कामयाब हो गया था। मैंने जिस्म ढीला छोड़ते हुए सीट के पुश्ते से टेक लगा लिया। मेरा हाथ ट्रक के डैशबोर्ड पर बने हुए एक हैंडल नुमा हिस्से पर जमा हुआ था और मेरी कलाई पर खूबसूरत सुनहरी घड़ी चमक रही थी, जिसकी चैन सोने की थी। मेरी खुदर की मामूली कमीज़ पूरी तरह मिट्टी में लथड़ हो चुकी थी और आस्तीन फट कर लटक चुकी थी, जिसकी वजह से घड़ी न सिर्फ नज़र आने लगी थी बल्कि बहुत नुमाया महसूस हो रही थी। वो एक पेशकीमत और खूबसूरत घड़ी थी। यकदम ही मुझे एहसास हुआ कि मुझसे कैसी हमाकत सरदर्द हो चुकी थी। मेरे गरीबाना हुलिये और मस्कीन सरापा के साथ इस घड़ी का तजाद बहुत नुमाया था, लेकिन एक तवील अरसे से गोया यह घड़ी मेरी शख्सियत का एक जुज़्व बनी हुई थी, इसलिए कभी बतौर ख़ास इसकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया था। ये गोया मेरा एक अज़ू ही था, मेरी कलाई का एक हिस्सा था। मेरे पास कई अच्छी घड़ियाँ थी, लेकिन एक तवील अरसे से मैंने कोई दूसरी घड़ी नहीं लगाई थी। अजीब बात थी कि अनवार ने मुझे जब एक गुज्जर का रूप दिया था तो इसका ध्यान भी घड़ी की तरफ नहीं गया था। इसने मुझे हदायत नहीं की थी कि मुझे इस घड़ी को भी उतार देना चाहिए। वो मेरी गरीबाना शख्सियत के साथ मेल नहीं खा रही थी। मुमकिन है अनवार की तवज्जो इस तरफ गई भी हो, लेकिन इसने ये अहमियत ही ना दी हो। मगर इस वक्त मेरी तशवीश की वजह यह नहीं थी कि घड़ी मेरे वजूद पर मशकूक सी लग रही है। मेरी तशवीश की वजह कुछ और ही थी और मैं यकदम सीधा होकर बैठ गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई मुअम्मा आपको बहुत ही परेशान किया रखता है, हालांकि इसका हल आपके सामने होता है। बहुत मामूली और बहुत सीधा सादा होता है, लेकिन आपका जहन इसकी तरफ नहीं जाता। लेकिन किसी रोज़ अचानक ही गोया आपके जहन में बिजली सी कौनती है और यकदम ही गोया कोई गुमशुदगी कड़ी मिल जाती है। गुमशुदा कड़ी मिल जाती है, जंजीर मुकम्मल हो जाती है, मुअम्मा हल हो जाता है। मैं अब भी यकीन से तो नहीं कह सकता था, लेकिन मुअम्मा हल हो गया था। लेकिन एक ख्याल बिजली की कौंदे की तरह जहन में ज़रूर लपका था। एक अरसे से रेड डॉट वाले मुस्तक़िलन मुझे अपना ताक़ुब करते नज़र आए थे, लेकिन इन्हें मालूम रहता था कि मैं कहाँ हूँ। वो जब भी ज़रूरत महसूस करते थे मेरे सर पर पहुँच जाते थे और इस मुअम्मे ने मुझे परेशान किया हुआ था। अपनी गाड़ी में मैंने दी सर्कल के एक माहिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर से चेक करवाई थी। इसके किसी हिस्से में कोई डिवाइस फिट नहीं थी। मैं अपने जिस्म के एक एक हिस्से का तन्हाई में तकरीबन खुर्दबीनी से मुआयना कर चुका था। मुझे ख्याल आया था कि जिस दौरान मैं रेड डॉट के खुफिया ठिकानों पर बेखबरी में इनकी तहवील में रहा था, इस दौरान इन्होंने खफीफ सी सर्जरी के ज़रिए कोई माइक्रोचिप मेरे जिस्म में जिल्द के नीचे तो कहीं नहीं छुपा दिया था, जो किसी ख़ास दायरे में किसी ख़ास कंप्यूटर पर नकलो हरकत की निशानदही करता रहता हो। लेकिन बाथरूम में कई बार अपने नहायत बारीक बीनी से मुआयने के बाद भी मुझे अपनी जिल्द पर सर्जरी का कोई बाल बराबर में निशान दिखाई नहीं दिया था। लेकिन जाहिर है इस वक्त घड़ी मेरी कलाई पर नहीं होती थी और इसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं जाता था। बाद में कहीं भी आते जाते वक्त बगैर किसी ख़ास तवज्जो के तैयार होते वक्त रवानी में घड़ी लगाता था और निकल जाता था। इस दौरान मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया कि 2 मरतबा जब रेड डॉट ने मुझे अगवा किया तो ये घड़ी मेरी कलाई पर बंधी हुई थी और इसी तरह वापस आई थी। वो इतनी उम्दा घड़ी थी कि बेतहाशा मार धाड़ में भी कभी इसका कुछ नहीं बिगड़ा था।
रेड डॉट वाले साइंसी तौर पर जितने तरक्की याफ्ता थे, इनके नज़दीक कोई डिवाइस छुपाने के लिए घड़ी से ज़्यादा अच्छी क्या चीज़ हो सकती थी। कोई बाइद नहीं था कि इस डिवाइस के ज़रिए मेरी तमाम गुफ्तगू भी इन तक पहुँचती रही हो। मुझे याद आया कुछ देर पहले जब मैं ट्रेन में था और 3 स्याह पोश कंपार्टमेंट में दाखिल हुए तो सबसे आगे वाले स्याह फार्म ने, जो मेरे अंदाजे के मुताबिक सफ़ेद फार्म था, बड़े वसूख से कहा था वो यहीं कहीं मौजूद है, फासला चंद गज से ज़्यादा नहीं है। जाहिर है इनके पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद थी जिसके ज़रिए वहाँ मेरी मौजूदगी की निशानदही हो रही थी, लेकिन यकीनन मेरे वजूद पर भी तो कोई ऐसी चीज़ थी ना जिसकी वजह से ये निशानदही मुमकिन हो पाती थी। इस कमबख्त घड़ी की तरफ मेरा ध्यान गया ही नहीं था। शायद किस्मत इसी का नाम है। इंसान की आंखें खुली होती हैं मगर किस्मत इसे अंधा बना देती हैं। महज चंद सेकंड में ये सब ख्यालात एक इंतहाई तेज़ रफ्तार फिल्म की तरह मेरे जहन में गुजर गई। मेरे जिस्म में सनसनी से दौड़ गई। मैं साकित बैठा एक टिक इस घड़ी को देख रहा था। मुझे कुछ यूँ लग रहा था जैसे अभी अभी कोई अजनबी ये घड़ी मेरी कलाई पर लगा कर चला गया था। शेर खान, जिसके बारे में मेरा ख्याल था कि वो ज़्यादा बारीकियों में जाने वाला आदमी नहीं था, वो भी मेरी कलाई पर चमकती इस घड़ी की तरफ मुतवज्जह हुए बगैर न रह सका, जो इस वक्त ख़ुद बहुत मुझे अजीब लग रही थी। घड़ी तो बहुत अच्छी है, वो किन अखियों से घड़ी की तरफ देख कर बोला। मैंने इसके लहजे में शक का शाइबा महसूस किया। वो कितना बेपरवाह सही, लेकिन यह अंदाज़ा तो कर सकता था कि घड़ी बेशकीमत थी। इस वक्त मेरी हैसियत इसके काबिल दिखाई नहीं दे रही थी। एक बहुत ही अजीज़ दोस्त का तोहफ़ा है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो मेरे लिए दुबई से लेकर आया था। ये एक लंगड़ी सी वजाहत थी जो हैसियत इस वक्त मेरी नज़र आ रही थी। इस हैसियत वालों के दोस्त दुबई से भी इनके लिए इतने बेशकीमत तोहफ़े नहीं लाया करते, लेकिन ये वजाहत कुछ काम दे ही गई। शेर खान मज़ीद कुछ ना बोला। नहीं अच्छी लगी है, मैंने पूछा। अच्छा, चीज़ सबको अच्छा लगता है यार। शेर खान ड्राइविंग सीट पर पहलू बदलते हुए बोला। मैंने घड़ी उतार कर इसके सामने डैशबोर्ड रखते हुए कहा, बस तो आज फिर ये तुम्हारी होगी। मेरे दोस्त ने मुझे तोहफ़ा दिया था, मैं आगे अपने दोस्त शेर खान को ही वही चीज़ तोहफ़े में पेश करता हूँ। ये क्या करते हैं यार। इसने बाएं हाथ से घड़ी उठाकर मेरी गोद में तकरीबन पटक दी। हमने इसलिए तो इसकी तारीफ़ नहीं किया था कि तुम आम को दे दो, मैं अभी इसलिए थोड़ी ही दे रहा हूँ, मैं तो इसलिए दे रहा हूँ कि तुम मुझे अच्छे लगे हो, मुसीबत के वक्त मेरे काम आए हो, जल्दी दोस्त बनने वाले आदमी मालूम होते हो। आज के दौर में तुम जैसे आदमी कम होते जा रहे हैं। अगर तुमने इसे ना रखा तो मैं समझूंगा तुमने मुझे दोस्ती ही नहीं समझा। यार तुम तो बड़ा ही खाना ख़राब किस्म का आदमी है। अरे बाबा, किसी का तोहफ़ा किसी दूसरे को तोहफ़े में नहीं देते, ये कोई अच्छा बात नहीं है। इसने गोया मुझे समझाने की कोशिश की। वो बेचारा वाकई शर्मिंदा नज़र आ रहा था, गोया घड़ी की तारीफ़ करके फंस गया। भाई, अगर किसी ने मुझे तोहफ़ा दिया था तो अब ये मेरी चीज़ हो गई ना, और मैं अपनी खुशी से तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें ये लेनी पड़ेगी, वरना मैं समझूंगा तुमने मुझे अपना दोस्त नहीं बनाया। मैंने गहरी संजीदगी से कहा। वो गोया आजिज़ आ गया। दोनों कोहनियाँ स्टीयरिंग व्हील पर टिकाकर एक लम्हे के लिए दोनों हाथ सर पर मारते हुए बोला, और यारा इकबाल गुज्जर, तुम तो बहुत जालिम आदमी हो। अगर तुम हमारे हाथ से ज़ाया हो जाता तो कितना अफसोस का बात था। मैंने घड़ी इसकी कलाई पर लगा दी। इसने मज़ीद एहतजाज नहीं किया और गैर इरादी तौर पर इश्तियाक भरी नज़रों से घड़ी देखने लगा। इस वक्त मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि घड़ी को खोल कर देख सकता। इसमें कोई डिवाइस मौजूद था या नहीं, कोई बाइद नहीं था कि मैं इसे खोल लेता। तब भी डिवाइस में और घड़ी की मशीनरी में इम्तियाज़ ना कर पाता। मुमकिन है डिवाइस माइक्रो साख्ती का होता और मशीनरी का एक हिस्सा नज़र आता। बहरहाल मुझे एक इत्मीनान तो था कि इसकी वजह से शेर खान को कोई ख़तरा लाहक नहीं हो सकता। अगर घड़ी की बदौलत कोई इस तक पहुँच भी जाता तो देख सकता था कि घड़ी का मालिक तब्दील हो गया है। शेर खान के और मेरे कद काट, जिस्मानी साख, शक्ल सूरत, गर्ज ये कि हर चीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, और इस गलत फहमी में भी बतला नहीं सकता था कि मैंने शेर खान का रूप धार रखा है। मैंने इत्मीनान की सांस लेकर सीट के पुश्ते से टेक लगा लिया। मैं अब अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था, लेकिन घड़ी बहरहाल अभी मेरे करीब ही मौजूद थी। अब मैं मुंतज़िर था कि जल्द अज जल्द मुल्तान पहुँच शेर खान को खुदा हाफिज़ कहकर इससे दूर निकल जाऊँ, लेकिन इत्मीनान तो शायद अब मेरी किस्मत में रहा ही नहीं था। इसीलिए हमें कैब की छत से एक दहशतज़दा से चीख सुनाई दी। चीख यकीनन रेशम खान की थी, ऊपर इसके सिवा कोई नहीं था। शेर खान बुरी तरह चौंका। एस्केलेटर से इसका पाँव इज़्तिरारी तौर पर हट गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता, एक इंसानी जिस्म ऊपर से गिरा और विंडो स्क्रीन पर से फिसलता हुआ बोनट पर आया। वहाँ से लुढ़क कर ट्रक के आगे जा गिरा। ट्रक रुकते रुकते भी इसके ऊपर से गुजर गया। शेर खान के हलक से भी खौफज़दा से चीख निकल गई। इसे यकीनन अंदाज़ा हो गया था कि ऊपर से गिरने वाला रेशम खान था। इस पर शायद खौफ के साथ साथ यकदम इस पछतावे ने हमला किया था कि रेशम खान इसके अपने ही ट्रक तले आकर कुचला गया था। लेकिन मुझे यकीन था कि रेशम खान जिस लम्हे विंडो स्क्रीन पर गिरा वो इसी वक्त ही मर चुका था। एन उसी वक्त इसकी गर्दन इस अंदाज में ढलकी हुई देखी थी जिसे महज एक पतली सी रस्सी के सहारे जिस्म से बंधी हो। सिर्फ एक लम्हे के लिए मुझे इसका चेहरा अपने चेहरे के करीब नज़र आया था और फिर मेरी नज़र से ओझल हो गया था। लेकिन वो एक लम्हे मुझे ये बता देने के लिए काफ़ी था कि हमने जो चीख सुनी थी वो रेशम खान की ज़िंदगी की आखिरी आवाज़ थी। स्टीयरिंग पर शेर खान का हाथ बहक गया। ट्रक नशे में उतरा और बुरी तरह इधर उधर डोलता हुआ दरख्तों के बिल्कुल करीब जाकर एक ज़ोरदार धक्के से तिरछा रुक गया। वो इस पूरी तरह एक तरफ को झुका हुआ था कि शायद किसी के एक हाथ के धक्के से गिर सकता था। इसी लम्हे हम दोनों ने बैक वक्त इसे देखा। वो गालिबन ट्रक के ऊपर से परवाज़ करता हुआ आया था और अब किसी जन्नाती साइज़ के चमगादड़ की तरह हवा में तैरता हुआ यकदम ही विंडो स्क्रीन के सामने आ गया था। वही
नकरे लिबादे वाला। वो हेडलाइट्स की जद में तो नहीं था, लेकिन थोड़ी बहुत रोशनी ऊपर तक भी पहुंच रही थी। इसके लिबादे में हल्की सी झिलमिलाहट महसूस हो रही थी। कैब में रोशनी बराए नाम थी। बाहर से झांकने वाले को हमारी शक्लें साफ दिखाई नहीं दे सकती थी। और खाना ख़राब, ये क्या बिला है, ये तो उड़ती है। शेर खान की आंखें हैरत और खौफ से फटी की फटी रह गईं। मैंने इसी लम्हे अपने तरफ का कैब का दरवाज़ा खोल चुका था, लेकिन मैं बाहर छलांग नहीं लगाई। फौरी तौर पर छलांग लगाकर मैं फ़ौर ही नकली लिबादे वाले की जद नज़र में आ सकता था। नकली लिबादे वाले के लिए हवा में एक जगह साकत होना शायद मुमकिन नहीं था। वो किसी खिड़की पर फड़फड़ाते हुए परिंदों की तरह इधर उधर हो रहा था। वक़्तन इसका हाथ अपनी पुश्त की तरफ गया और वापस आया तो मैंने इस हाथ में किसी चीज़ की झलक देखी। मैं समझा कि वो कोई गन थी। इस वक्त तक मैं शेर खान की स्टीन गन उठा चुका था। ये एक गैर इरादी सी हरकत थी, वरना मैं और राहिला इस पर चलाई हुई गोलियों का इंजाम देख चुके थे। दूसरे हिल में मैं और शेर खान इंतहाई से फैज़ चमकीली रोशनी में नहा गए थे। वैसी ही रोशनी जैसी कैमरे की फ्लैश बल्ब से एक साने के लिए निकलती है और मादूम हो जाती है, लेकिन हम पर रोशनी झमाके की तरह नहीं पड़ी थी। कैब में जैसे रोशनी का सैलाब आ गया, मेरी आंखें चुंधिया गईं। नकली लिबादे वाले ने जो चीज़ अपने कमर से उतारी थी वो कोई गन नहीं बल्कि इंतहाई ताकतवर फ्लैश लाइट या स्पॉट लाइट थी। मैं इस पर नज़र नहीं जमा सकता था, लेकिन अंदाज़ा मैंने उस पर ब्रश मारा। ट्रक के विंडो स्क्रीन छलनी होने के साथ लाइट भी मालूम हो गई थी। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया, कम अज़ कम स्पॉट लाइट तो गन का ब्रश कारगर रहा था। रोशनी शायद एक सेकंड के लिए हम पर पड़ी थी, लेकिन मुझे एहसास था कि नकली लिबादे वाला हमारी शक्लें तो देख ही चुका था। हम उम्मीद थी कि फौरी तौर पर वो मुझे नहीं पहचान सका होगा, लेकिन अगर कोई डिवाइस इसकी रहनुमाई कर रही थी तो इसे यकीन ज़रूर हो चुका होगा कि मैं इस ट्रक में मौजूद था। तभी तो आखिरकार वो यहाँ तक आन पहुँचा था। जिस तरह शिकारी कुत्ते अपने शिकार की बू सूंघते हुए आखिरकार इस तक जा पहुँचते हैं। फ़र्क सिर्फ यही था कि शिकारी कुत्तों की ये सलाहियत 20 50 या सैकड़ों मील के दायरे में कारामद नहीं रहती। फासला बढ़ता था तो अपने शिकार का सुराग खो बैठते थे, लेकिन इन लोगों के बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि वो अपने शिकार का सुराग खोते थे या नहीं। इस रोशनी में मेरी आंखें खैर करती थीं। इसके मालूम होने के बाद भी एक लम्हे के लिए तो मुझे कुछ नज़र न आया। शेर खान तो इस दौरान गोया मफलूज और गुमसुम हो गया था। चंद सेकंड के अंदर इसकी आंखों ने जो कुछ देखा था वो शायद इसके लिए किसी नाकाबिल यकीन और डरावने ख्वाब का हिस्सा था। इस दौरान मैंने हाथ बढ़ाकर ट्रक की हेडलाइट्स भी ऑफ़ कर दी थी। मौत ख्वाह कितनी ही करीब थी, लेकिन हाजिर दिमागी से काम लेने वाला बका की जंग में बहरहाल अपने लिए कुछ बेहतर उम्मीदें रख सकता है। मेरा यकीन बरकरार था कि आई हुई मौत को कोई नहीं टाल सकता था, लेकिन इस यकीन के बाद भी मैं हाथ पे हाथ धर कर नहीं बैठ सकता था। जद्दोजहद तर्क नहीं कर सकता था। बगा की जंग में आखिरी सांस तक लड़ना भी मेरे यकीन का एक हिस्सा था। बाहर फैले हुए अंधेरे में नकली लिबादे वाले का हाईवाला एक लम्हे के लिए मेरी नज़र से ओझल रहा। जब वो दोबारा मुझे नज़र आया तो वो ज़रा बुलंदी पर जा चुका था। मैंने इसके हाथ में किसी चमकीली चीज़ की झलक देखी जिसे वो ट्रक पर फेंकने लगा था। यह वही लम्हा था जब मैं अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर अपने थैले समेत नीचे फिसल गया। मेरा ख्याल था कि मैं ज़मीन पर जाकर गिरूंगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ट्रक इस वक्त एक बरसाती नाले के किनारे खड़ा था और इसी में गिरने को था। बरसाती नाले में अच्छा खासा नहर जितना पानी मौजूद था। मैं खासी गहराई में जाकर गड़प से पानी में गिरा और इसके साथ ही फ़िज़ा में एक खौफनाक धमाका सुनाई दिया। मैं गिरने की आवाज़ इस धमाके में मदगम होकर रह गई। मैं तेज़ी से पानी में नीचे जा रहा था, लेकिन सर पानी की सतह से नीचे ले जाने से पहले मैंने इस ट्रक के टुकड़े उठते देखे थे, जिसे किसी त्यारे ने इस पर बहुत ही ताकतवर बम गिराया हो। हालांकि मैंने नकली लिबादे वाले को जो चीज़ ट्रक पर गिराते देखा था वो मुर्गी के अंडे से ज़्यादा बड़ी नहीं थी। वो इसके हाथ में बहुत ही मध्यम रोशनी देने वाले इस बल्ब की तरह चमक रही थी, जिस पर सफ़ेद पेंट की बहुत ही मोटी सी तह जमा दी गई हो। मेरे पानी में गिरने और ट्रक के परखच्चे उड़ने में शायद 1/4 सेकंड का फ़र्क रहा था। शायद इसीलिए नकली लिबादे वाले को इसका पता नहीं चल सका था। वो यकीनन यही समझा होगा कि ट्रक में जो कुछ भी मौजूद था सब टुकड़ों में तकसीम होकर फ़िज़ा में बिखर गया था। मैं पानी में गिरने की वजह से मज़ीद बहुत से नुकसानात से बच गया। खुश्की पर गिरा होता तो शायद परखच्चे मेरे जिस्म में पेवस्त हो जाते या कोई भारी भरकम टुकड़ा मुझ पर आ गिरता। मैं नाले की तह से टकराया तो मैंने कोशिश की कि तह में ही रहूं, फौरी तौर पर दोबारा सतह आप पर उभरने न पाऊं। पानी की तह में ही सबसे ज़्यादा आफियत थी। पानी बदबूदार और कसीफ था, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत भला महसूस हुआ था। इसने गोया मुझे अपनी तारीख आगोश में लेकर न जाने किस किस मुसीबत से बचा लिया था। मैंने पानी में हलचल महसूस की। मुझे अंदाज़ा हो गया कि ट्रक और इसके साजो सामान के कुछ टुकड़े नाले में भी आ गिरे थे। एक ठोस चीज़ तो मेरे जिस्म से रगड़ खाती हुई तह में धंस लगी। मैंने गदले पानी में से इधर टोल कर देखा और मेरे जिस्म में मज़ीद एक सर्द सी लहर दौड़ गई। वो ट्रक का मुँह वज़नी लोहे का एक्सल था। अगर वो सीधा मुझ पर आ गिरा होता तो फिर पानी की पनाह भी नाकाफ़ी होती। शायद मेरी खोपड़ी टुकड़े टुकड़े हो जाती, कमर टूटती या फिर मैं पूरा ही इसके नीचे दबकर कुचला जाता। मौत थी कि बार बार मुझे छूती हुई गुजर जाती थी, और ज़िंदगी थी कि मुझे अपने दामन में छुपाए इससे कतराती, इसे गुच्छे देती चली जा रही थी। वही एक्सल जो मेरी अज़ियतनाक मौत का सबब बन सकता था। इस एक्सल का मजबूती से पकड़ कर मैं तह में जम कर बैठ गया। सांस मैंने रोक रखी थी। सांस रोकने की मुझे जितनी भी मशक थी इसमें इस वक्त काम लाया था। आखिरकार पानी दोबारा साकत हो गया। पानी से बाहर क्या सूरत हाल थी इसके बारे में मैं यकीन से नहीं कह सकता था। हम 2-3 मिनट बाद खैर आफियत गुजर चुके तो मुझे भी एहसास होने लगा कि बाहर भी सुकूत ही था।
मैंने नहायत आहिस्ते से ऊपर आना शुरू किया। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि पानी में ज़्यादा हलचल पैदा ना होने पाए। थैला अब भी मेरे हाथ में था। ज़िंदगी और मौत की इस कशमकश में मैंने अपने औसान ख़ता नहीं होने दिए थे और इस हाथ से नहीं छोड़ा था। इसमें मैंने प्याज वगैरह तो सब गिर चुके थे, लेकिन कपड़ों का जोड़ा और इसके नीचे रकम का पैकेट अब भी मौजूद था। मुझे उम्मीद थी कि नोटों का कुछ नहीं बिगड़ा होगा। वो पॉलीथीन की थैली में पैक थे। शलवार कमीज़ भी शॉपिंग बैग में थे और मुझे उम्मीद थी कि वो भी ज़्यादा नहीं भीगे होंगे। कम अज़ कम इनकी वो हालत नहीं होगी जो मेरे तन पर मौजूद कपड़ों की हो चुकी थी। नहायत आहिस्ती से मैंने सतह आप से सर उभारा और इर्द गिर्द देखा। मौत सिर्फ चंद लम्हों में अपना एक हंगामा बर्पा करके गायब हो चुकी थी। अब वहाँ सकूत ही सकूत था, लेकिन मौत अपनी बदसूरती के नकुश ज़रूर छोड़ गई थी। ट्रक के टुकड़े दूर दूर तक बिखरे हुए थे। बाद में आग लगी हुई थी और मध्यम हवा में शोले धीरे धीरे फड़फड़ा रहे थे। अंगूरों की पेटियां तक बुरी तरह टूट फूट गई थी और इधर उधर बिखरी हुई थी। कुछ शिकस्ता पेटियां बरसाती नाले में भी तैर रही थी, जो भी टुकड़ों में कहीं कहीं लगी हुई थी। आग की वजह से मध्यम सी रोशनी फैल गई थी, मगर ये रोशनी गोया ज़िंदगी का मातम कर रही थी। मैंने आसमान की तरफ नज़र दौड़ाई। नकली लिबादे वाले का एक खयोला मुझे कहीं दिखाई न दिया। क्या वो वाकई अपने मिशन की तकमील से मुतमईन होकर लौट गया था? मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं धीरे धीरे तैरता हुआ नाले के किनारे तक पहुंचा। नाला खासी गहराई में था। रेतले किनारे पर बामुश्किल कदम जमाते हुए मैं ऊपर आया तो ट्रक के मज़ीद टुकड़े इधर उधर बिखरे दिखाई दिए। कहीं कहीं पामाल शुदा अंगूरों की ढेरियाँ पड़ी थीं और कहीं कहीं अंगूरों के रस की वजह से चिपचिपाहट तक कीचड़ फैला हुआ था। कहीं कहीं मुझे गोश्त के झलसे हुए से लोथड़े भी दिखाई दिए। वो शेर खान का तन पारा पारा था। वो वाकई शेर खान जैसा जवान था, शेर दिल भी था, लेकिन ज़िंदगी अचानक इसे दगा दे गई थी। इसकी तो शायद समझ भी ना आया हो कि इसके साथ हुआ क्या था। वो तो हैरानी के आलम में ही बैठा रह गया और पलक झपकते में इसका वजूद अदम वजूद में बदल गया था। एक जगह मुझे इसकी खोपड़ी दिखाई दी, कंधे का कुछ हिस्सा दिखाई दी। इसके चेहरे से गोश्त इस तरह गायब था जैसे दरिंदों ने नोच कर खाया हो। कारनामा तो वाकई ये दरिंदों ही का था, दो टांगों पर चलने वाले और साइंस के मैदान में बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाने वाले दरिंदों का। मेरी रगों पे में गैज़ो गज़ब की आतिश मजबूर की तपश फैल गई। बरसाती नाले का पानी यकलख्ती मेरी आंखों में तेज़ाब की तरह जलने लगा। शायद ये इन्हीं आंसुओं की जलन थी जो बहना चाहते थे, लेकिन मैंने इन्हें रोका हुआ था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना दोस्त, मैंने इसकी खोपड़ी के पास अकड़ों बैठते हुए खामोशी की ज़ुबान में कहा। तुम्हारी मौत शायद लिखी तो इसी तरह हो, लेकिन मैं खुद को ही इसका जिम्मेदार समझूंगा। बहुत से कर्ज़ मुझ पर वाजिबुल अदा हैं। तुम्हारा नाम भी मैंने कर्ज़ों के इस रजिस्टर में लिख लिया है। फिर मैंने कुछ पीछे सड़क पर आकर देखा। रेशम खान की लाश सड़क के किनारे कुचली मछली सी पड़ी थी। इसकी गर्दन इस तरह टूटी हुई थी जैसे इसे फांसी दी गई हो और बाकी जिस्म 3-4 जगह से ट्रक के पहियों तले कुचला गया था। मैंने इसकी लाश एहतियातन से एक तरफ हटाकर सड़क के किनारे डाल दी कि कहीं कोई बदमस्त ड्राइवर इस पर से मज़ीद कोई गाड़ी ना गुजार दे। मुझे नाले से निकलने पर मुश्किल 3-4 मिनट हुए थे। मैंने फ़ैसला किया कि मुझे आगे चल देना चाहिए। वो तो गनीमत था कि मखतूश हालात की वजह से सड़क पर ट्रैफिक बराए नाम था, वरना अब तक शायद कोई इस धमाके की वजह से मतवज्जा होकर इस तरफ आ निकलता। मेरा सफ़र जारी रखना ही बेहतर था। मैं एक बार फिर जंगल में दाखिल हो गया और पहले ही की तरह कुछ अंदर जाने के बाद सड़क के मतवाज़ी चलने लगा। भीगे हुए कपड़ों की वजह से मुझे सर्दी लग रही थी, लेकिन मैं दांत पर दांत जमाए तेज़ तेज़ चलता रहा। इस वक्त शायद हकीकतन तो सर्दी नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर का मौसम तेज़ी से तब्दील हो रहा था। शायद मेरे अंदर यकबस्तगी फैल गई थी। आखिरकार मुझे कपकपी सा एहसास होने लगा तो मैंने जिस्म को गरमाने के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक मैं दौड़ता रहा और अपनी तवानाइयों का इम्तहान लेता रहा। मुसलसल दौड़ने से जिस्म भी गर्मा गया और कपड़े भी काफ़ी हद तक सूख गए। इस दौरान मुझे सड़क पर वक्फे वक्फे से 3-4 बसें और ट्रक गुजरते दिखाई दिए, लेकिन मैंने सड़क पर आकर किसी को रोकने की कोशिश नहीं की। मुझे अंदेशा था कि इनमें से कोई गाड़ी वाला शीशा रेशम खान की लाश देख कर आ रहा हो या शायद गाड़ी में डालकर ही कहीं पुलिस वगैरह को पहुंचाने के इरादे से लेकर आ रहा हो और मुझे इस फिराने में मशकूक सी हालत में देखकर इस लाश से मेरा नाता जोड़ने लगे। मैंने कई गाड़ियों को गुजर जाने दिया। आखिरकार एक गाड़ी को रोकने का इरादा किया। वो बस मालूम होती थी। करीब आई तो आगे को निकले हुए बोनट वाली बस ही साबित हुई। इसकी विंडो स्क्रीन के अक्का में रोशनी में तख्ती लगी हुई थी जिस पर नुमाया अल्फाज में लाहौर से मुल्तान लिखा हुआ था। मैंने सड़क के किनारे खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाया। ड्राइवर का रोकने का इरादा मालूम नहीं होता था, लेकिन शायद इसका जज्बा तरखम कुछ जागा और इसने काफ़ी आगे जाकर आखिरकार बस रोक ही ली। मैं दौड़कर इस तक पहुंचा। कंडक्टर ने पहले खिड़की से झांक कर इधर उधर देखा और न जाने किस बात का इत्मीनान करने के बाद दरवाज़ा खोला। पायदान पर मेरे कदम रखते ही ड्राइवर ने तेज़ी से बस आगे बढ़ा दी और कंडक्टर ने मुझे खबरदार किया, सीट कोई खाली नहीं है। भाई, सीट कौन मांग रहा है? इस वक्त तो मैं जितनी परेशानी में तुम कहोगे तो छत पर बैठकर भी चला जाऊंगा, मैंने मलामत से कहा। मेरे कहने पर इसका रवैया कुछ हमदर्दाना सा हो गया और इसने पिछले हिस्से में लंबी सीट के कोने पर मेरे लिए जगह बना डाली। लेकिन जिस मुसाफिर के पास मैं फंसा कर बैठा वो नागवारी से मेरी तरफ देखने लगा। मेरे कपड़े अभी तक ज़रा गीले ही थे, खसिए से पड़े हुए थे और चंद नोट भी गीले हो चुके थे।
मैंने भीगे हुए नोट से ही कंडक्टर को किराया अदा किया और इसने पंजाबी मजाक करने की कोशिश की, भाई साहब ये रात को नहाने की क्या सूझी थी, वो भी कपड़ों समेत, शायद तुम्हें मालूम नहीं, पीछे तेज़ गाम पर डाका पड़ा था। मैंने आवाज़ बुलंद कहा। मैं डाकुओं की नज़र बचाकर ट्रेन से उतर कर भागा था तो अंधेरे में एक नाले में गिर गया। कई मील से पैदल चला आ रहा हूँ। मेरे बराबर वाले मुसाफिर की नागवारी हमदर्दी में बदल गई। दूसरे कुछ ऊँगते हुए मुसाफिर भी ज़रा चौंके, जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस गाड़ी वालों को रेलवे या सड़क पर रास्ते में होने वाली किसी गड़बड़ का इल्म नहीं था। बहरहाल मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे मशकूक समझें, इसलिए मैंने थोड़ी सी वजाहत कर दी। मेरे बराबर वाला बारिश मुसाफिर बोला, अल्लाह रहम करे जी, सिंध में तो ट्रेनों वगैरह पर डाकू का बड़ा जिक्र सुनते थे, अब तो इधर भी आए दिन इस किस्म की वारदातें होने लगी थी। सिंध कोई दूसरे मुल्क में तो नहीं है ना जी? एक और नंबर सीधा मुसाफिर दानिशवराना लहजे में बोला, इस मुल्क का एक हिस्सा दुरुस्त होता है और एक हिस्से में हालात ख़राब होते हैं तो दूसरे हिस्से में इसके असरात ज़रूर आते हैं। तीसरा मुसाफिर बोला, इधर सख्ती होती है तो डाकू और दहशतगर्द इधर आ जाते हैं, उधर सख्ती होती है तो इलाका घर चले जाते हैं, यूँ ही घूमते फिरते रहते हैं। इनके लिए ज़मीन बहुत बड़ी है, इन्हें हर रास्ता मालूम होता है, हर जगह पनाह लेने का तरीका इन्हें आता है। अपना हर मकसद पूरा करके रूपोश हो जाना इनके बाएँ हाथ का खेल है। मुश्किल तो बेचारे शरीफ आदमी के है, इसके लिए आराम से कहीं रहना और अपना जायज़ कारोबार करना भी मुश्किल होता जा रहा था। मेरी इत्तला ने गोया शत पहलू बस का दरवाज़ा खोल दिया था। मुसाफिरों को जैसे दिल का गुबार निकालने के लिए मौजू मिल गया। सब मुख्तलिफ जावियों से हस्बे तौफीक हालात पर रोशनी डालने लगे। सब गोया जले दिल लिए बैठे थे, फफोले फपोड़ने लगे। बहस में सियासत का आन शामिल होना भी नागुज़ेर था। जाहिर है सियासी हालात का मुल्क के समाजी हालात पर ज़्यादा असर पड़ता था, इसलिए लोग इससे बीच में लाए बगैर भी नहीं रह सकते थे। मैंने जिस्म ढीला छोड़ दिया और खिड़की से सर टिकाकर ओंगने की सुस्ताने की कोशिश करने लगा, लेकिन धचकों और इंजन की झंझनाहट की वजह से सर खिड़की पर टिकाए रखना मुश्किल था। इसलिए मैंने हटा लिया और खिड़की से बाहर देखते हुए अपने आप को माहौल से लाताल्लुक़ करने की कोशिश करने लगा। मुसाफिरों की आवाज़ें मुझे दूर से आती महसूस होने लगी। वक़्तन मैं चौंक उठा। हक़ब से स्याह रंग की एक मर्सिडीज़ तेज़ रफ्तारी से चली आ रही थी। इसके शीशे भी गहरे रंग के मालूम होते थे। अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे असाब जो बस के पुरहरारत माहौल और खफीफ से एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ की वजह से कुछ पुरसुकून हुए चले थे, यकदम फिर तन गए। मैं चौकन्ना होकर बैठ गया। फिर भरी परी बसों और ट्रकों वाले के रवैये से अंदाज़ा होता था कि वह रात के वक्त इन सड़कों को सफ़र के लिए महफूज नहीं समझते थे, लेकिन ऐसे में वो मर्सिडीज़ न जाने कहाँ से फराटे भरती आ गई। जल्द ही इसने बस को ओवरटेक कर लिया। मैं खिड़की से गर्दन निकाल कर देखने लगा कि शायद अभी वो तिरछी होकर रुकेगी और बस को भी रुकने पर मजबूर कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तेज़ रफ्तारी से गुजरती चली गई। वो नज़र से ओझल हो चुकी। तब मैंने ज़रा सुकून की सांस ली। वो सिर्फ चंद सेकंड नज़र के सामने रही थी, लेकिन मेरे बेसुकून असाब को यकदम मुर्ताश कर गई थी। इसके बाद मुल्तान तक सफ़र किसी ख़ास वाक़े के बगैर गुजर गया। सफ़र तवील भी नहीं था। सुबह से पहले मैं मुल्तान जहाँ पहुँचा, लेकिन इस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने इसी स्याह मर्सिडीज़ को लारी अड्डे के कुछ ही दूर सड़क के किनारे खड़े देखा। इसकी नंबर प्लेट लाहौर की थी और नंबर में मैंने जहन नशीन कर लिया था, लेकिन इसके चारों दरवाजे बंद थे। खिड़कियों के तारीक शीशे भी इसी तरह चढ़े हुए थे जिस तरह मैंने रास्ते में देखे थे। कोई बाहर भी नहीं खड़ा था। गाड़ी की विंडो स्क्रीन तक गहरे रंग की थी। ये कहना भी मुश्किल था कि गाड़ी में कोई मौजूद था या नहीं। वो बस पूरे इसरार से अंदाज में एक तरफ को खड़ी थी। वो ऐसी गाड़ी थी कि देखते नज़र में खटकती थी, इसीलिए मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि रेड डॉट का इससे कोई ताल्लुक़ हो सकता है। वो इतने बेवकूफ़ नहीं थे कि नज़र में खटकने वाली कोई चीज़ इस्तेमाल करते। वो बिल्कुल आम सी चीज़ों को आम से अंदाज में इस्तेमाल करते, इस तरह इधर उधर फिरते थे कि इनकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं जाती थी। वो अपनी किसी साइंसी शोबदेबाजी के साथ भी निकलते थे तो इनकी हिकमत अमली ऐसी होती थी कि आम लोगों की नज़र में कम ही आते थे। इनकी ये मसलहत कोशी इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद थी। मर्सिडीज़ से कुछ ही दूर लारी अड्डे के दूसरे कोने पर पुलिस की एक मोबाइल खड़ी थी, लेकिन मर्सिडीज़ की तरफ पुलिस वालों ने भी कोई आंख उठाकर भी नहीं देख रहा था। मैं हैरान था कि जब वो लोग इतनी मशकूक नज़र आने वाली गाड़ियों को चेक नहीं करते थे तो फिर आखिर कौन सी गाड़ियों को चेक करते थे। मुमकिन है चेक करते भी हों, लेकिन जिस वक्त चेक करते हों इस वक्त इनमें कोई मशकूक या काबिल एतराज़ चीज़ बरामद ना होती हो। ये भी मुमकिन था कि वो चेक करने के लिए बढ़ते हुए लेकिन खिड़कियों से झांकती क्लाशनकोफ़ें देखकर दम दबाकर अपने ठिकाने पर वापस आ जाते हों। ये भी मुमकिन था कि वो चेक करने पहुँचे हों तो इनके होंठों पर लाल नोटों के टेप और आंखों में नीले नोटों की पट्टियाँ बांध दी जाती हों। वो कुछ बोलने और देखने के काबिल ना रहते हों। वजह ख्वाह कुछ भी रही हो, लेकिन मैंने महसूस किया था कि हमारे यहाँ जराइम पेशा अफराद के नकलो हरकत शरीफ अफराद के नकलो हरकत से ज़्यादा आसान थी। इसलिए यहाँ तकरीब कारी भी बहुत आसान थी। जहाँ गंदम के ट्रक तो एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए पकड़े जाते हों, लेकिन असलहे के ट्रक एक सूबे से दूसरे सूबे में किसी के नज़र में आए बगैर पहुँच जाते हों, वहाँ तकरीब कारी की नहीं तो क्या इस्लाह माशरा की उम्मीद रखी जा सकती थी। मैं सबसे आखिर में बस से उतरा और आखिरी मुसाफिरों की आड़ में ही रहते हुए एहतियातन जल्दी से बस के पीछे इस तरह चला गया कि अगर मर्सिडीज़ में बैठा कोई शख्स मुसाफिरों का जायज़ा ले रहा हो तो वो मुझे ना देख पाए। लारी अड्डा खासा वसी था और इसके दो तरफ कहीं कहीं दीवार थी। एक तरफ कुछ इमारत थी और एक तरफ फलों फान सिगरेट और ना जाने किन चीज़ों के कैबन थे। चंद रक्षा और तांगे लारी अड्डे के अंदर ही चकरा रहे थे। कतरे अंधेरे में एक रिक्शे को रोक कर मैं इसमें बैठकर रेलवे स्टेशन रवाना हो गया।
मेरी खुशकिस्मती थी कि स्टेशन पहुँचते ही मुझे मज़ीद आगे रवाना होने के लिए ट्रेन मिल गई। कराची एक्सप्रेस रवाना होने के लिए विसल ही दे रही थी कि मैं इस तक जा पहुँचा। तमाम डब्बों के दरवाजे मुसाफिर बंद किए बैठे थे। भीड़ भाड़ ने इंसान को बड़ा खुदगर्ज बना दिया था। जो अंदर बैठे होते हैं इनकी कोशिश होती है कि बाहर वाले अंदर ना आने पाएँ। ट्रेन इस वक्त रेंगने लगी थी जब मैं किसी न किसी तरह इसमें घुसने में कामयाब हो गया। इस ट्रेन की भी वही हालत थी जो तकरीबन हर ट्रेन की होती है। मैं अपना थैला गोद में लिए एक कोने में फ़र्श पर सोकर समेट कर बैठ गया। इस वक्त मुझे आईना मुयस्सर नहीं था कि मैं अपना अक्स देखता, लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि इस वक्त मैं कोई तबाह हाल दहकान या मज़दूर दिखाई दे रहा था। अब भी मैंने किसी ख़ास मंजिल का तयन नहीं किया था। मैं एक बेमंजिल मुसाफिर ही था, लेकिन मैं मुसलसल हरकत में रहना चाहता था। सफ़र के लिए मैं ट्रेन को इसलिए तरजीह दे रहा था कि इसमें मामूली से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था। ना जाने क्यों मुझे मोहम सी उम्मीद थी कि मेरी वजह से वो लोग पूरी ट्रेन या इसके कुछ हिस्से को उड़ाने से गुरेज करेंगे, क्योंकि वो बड़े पैमाने पर कोई कार्रवाई करने के ज़्यादा लोगों की नज़र में आने से हत्तुल इम्कान गुरेज करते थे। लेकिन ये मेरी खुशफहमी भी हो सकती थी। इनके बारे में यकीन से कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। कोई बाइद नहीं था कि वो मुझे हलाक करने के लिए और किसी पूरे शहर को ही तबाह कर डालते। इस मकसद के लिए अगर वो फ़ॉरेन मिनिस्टर की निजी कोठी मकीनों समेत तबाह कर सकते हैं, पलक झपकते में ट्रक के पर खच्चे उड़ा सकते हैं, तो किसी ट्रेन, हवाई जहाज़ या बहरी जहाज़ को उड़ाने में भी उन्हें कोई तामुल नहीं हो सकता। मेरी ज़रूरी नहीं था कि मुसलहतें ज़्यादा देर तक इनके आड़े आती रहती। बज़ाहिर तो यही महसूस हो रहा था कि खतरा मेरे सर से टल गया था। मेरा अंदाज़ा था कि ट्रेन में मुझे पाने में नाकामी के बाद शायद वो सब लोग इधर उधर बिखर गए थे जो मुझे पकड़ने या हलाक करने की मुहिम पर निकले हुए थे। जिस नकराई लिबादे वाले ने ट्रक को उड़ाया था उसे तो यकीनन अंदाज़ा नहीं हो सका था कि मैं बच गया था। इसने वापस जाकर अपनी कामयाबी की रिपोर्ट दी होगी। इसके बाद भी कई तरह के इम्कानात हो सकते थे। अगर वाकई मेरी इस घड़ी में ही कोई डिवाइस मौजूद था जिस पर मुझे शुबा हुआ था, तो ट्रक के साथ यकीनन वो भी तबाह हो चुकी थी। अब वो मेरे हाथ पे नहीं थी। इससे मैं उम्मीद रख सकता था कि इन्हें मेरी नकलो हरकत का सुराग मिलना बंद हो चुका था। ऐन मुमकिन था कि जो कोई भी इस मुहिम का इंचार्ज रहा हो, इसे अब इत्मीनान हो गया हो कि और वो लोग वापस लौट गए हों। लेकिन यह भी इम्कान भी मौजूद था कि मुहिम का इंचार्ज या कोई भी दूसरा ज़्यादा बाख्तियार शख्स नकरी लिबादे के रिपोर्ट से मुतन नहीं हुआ। वो बहुत बारीक बीन लोग थे। मुमकिन था कि बाकी लोगों में से कोई इस जगह आया हो जहाँ ट्रक के परखच्चे उड़े थे। वहाँ इन्हें मेरी लाश का कोई टुकड़ा, कोई भी दूसरा सुराग न मिला हो जिससे इन्हें शुबा या यकीन हो गया हो कि मैं बच निकला हूँ और अब वो कोई नई मुहिम तरतीब दे रहे हों। ना जाने किस किस सिमत में मेरी तलाश में बिखर रहे हों। ये सब मेरे अंदाज़े थे, सोचों की भूल भलाइयाँ थी जिनमें मैं भटके जा रहा था। ये अंदाज़े गलत भी हो सकते थे और दुरुस्त भी। मैं फ़िलहाल अंदाज़े लगाने के सिवा कर भी कुछ नहीं सकता था। चाहता तो मैं भी यही था कि अब मुतमईन होकर बैठ जाऊँ, अपने आप को तसल्ली दे लूँ कि रेड डॉट वालों ने मुझे मुर्दा समझ लिया है और मेरा पीछा छोड़ दिया है। लेकिन वो जो छठी हिस्स से भी आगे मेरी एक नामालूम हिस्स थी ना, जिसे मैं 7वीं हिस्स कहता था, मुझे मुतमईन नहीं होने दे रही थी। मेरी इस हिस्स को ना जाने कहाँ से शायद कहीं बहुत दूर से ख़तरे के सिग्नल अब भी मौसूल हुए जा रहे थे। सिग्नल बहुत कमज़ोर थे, खफीफ थे, लेकिन बहरहाल मादूम नहीं हुए थे। हवा के दोष पर न जाने किस समझ से आ रहे थे। कभी मैं सोचता कि शायद ख़तरे की बू मेरे हवास में रच गई है। एक तवील अरसे से मैं जिन हालात का शिकार रहा था, इसके बाद शायद अब मुझे अपने आप को ख़तरे महसूस होने की आदत नहीं हो रही थी। मैं बुरी तरह थक चुका था। मेरा जिस्म और जहन दोनों ही शल थे। मैंने ख़तरे के इस खफीफ से एहसास पर लानत भेजी और एक कोने में दीवार से टेक लगाकर सो गया। वो जो मुहावरा है ना कि नींद सूली पे भी आ जाती है, इसका अमली तजर्बा मुझे इस वक्त हुआ। मेरी आंख खुले तो सुबह के आसार नमूदार हो रहे थे। ट्रेन किसी बड़े स्टेशन पर खड़ी थी। प्लेटफार्म पर खूब चहल पहल और रोशनी थी। भांत भांत की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। लोग मेरे पैरों से और इनके आसपास बिखरे हुए साजो सामान पर से फलांगते हुए आ जा रहे थे। कोई ट्रेन में सवार हो रहा था, कोई उतर रहा था। मैं हड़बड़ा कर वहीं उतर गया। मैंने देखा वो रोडी जंक्शन था। मैंने सोचा मेरा वहाँ उतर जाना ठीक ही था। मैं इससे आगे कराची की सिमत में सफ़र जारी रखना नहीं चाहता था। मैं खासी देर तक बेखबर सोया रहा। गनीमत था कि मेरे थैले की ज़ाहिरी हकीकत हालत देखकर किसी ने इस पर हाथ साफ नहीं किया था। सामने एक नल की टूटी खुली थी और पानी ज़ोर शोर से बह रहा था। बेमकसद ज़ाया हो रहा था। मैंने नल की मुंडेर पर बैठकर अच्छी तरह हाथ मुँह धोया, बाल कुछ दुरुस्त किए और एक टी स्टॉल के करीब बेंच पर बैठकर चाय बिस्किट वगैरह का आर्डर दिया। और हल्के फुल्के नाश्ते के बाद मैंने अपने आप को काफ़ी ताज़ादम महसूस किया। इस वक्त तक मैं दिल ही दिल में एक मबहूम से फ़ैसले पर भी पहुंच चुका था। मैंने सोच लिया था कि मुझे अंदरून सिंध के किसी नहायत गैर मारूफ और बेआबाद से मकाम की तरफ निकल जाना चाहिए और कुछ अर्सा मुकम्मल रूपोशी से गुजारना चाहिए। इस दौरान अगर इत्मीनान हो जाए कि कोई ताकत मेरी तलाश में नहीं है, कोई ख़तरा मेरे ताक़ुब में नहीं है, तो फिर लाहौर की तरफ वापस जाने या कराची की तरफ निकलने का कोई प्रोग्राम बनाया जाए। अपनी आवारागर्दी और गुमराही के दौर की कुछ यादें और कुछ मालूमात जहन में महफूज थीं। जब हम छोटे पैमाने पर माल इधर से उधर करने के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को खंगालते फिरा करते थे, इन धुंधली यादों में भटकते हुए मैंने सोचा कि पहले तो सखर पहुंचना मुनासिब होगा। रोड़ी और सखर के दरमियान सिर्फ दरिया सिंध हायल था। स्टेशन के बाहर रक्शे, टांगे और सजूकियाँ मौजूद थी जिनमें बैठकर रोहड़ी से सखर जाया जा सकता था। सखर जाने का फ़ायदा यह था कि वहाँ ट्रेनों के इंतज़ार में बैठे रहने की ज़रूरत नहीं थी।
वहाँ से सिंध की हर सिमत में, हर रोड पर, हर जगह जाने के लिए कोई ना कोई बस पकड़ी जा सकती थी। गोगा स्टेशन पर अपने इर्द गिर्द कहीं भी मुझे ख़तरे की कोई अलामत नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन फ़िलहाल मैं एहतियातन एक जगह टिक कर बैठना नहीं चाहता था। अभी मुझे वो इत्मीनान हासिल नहीं हुआ था जो कहीं टिक कर बैठने के लिए ज़रूरी था। नाश्ता करते मैं स्टेशन से बाहर आ गया। एक रिक्शे में बैठकर मैं सखर की तरफ रवाना हुआ तो सुबह का उजाला फैलने लगा था, लेकिन अभी फ़िज़ा में सुरमई धुंधलाहट मौजूद थी। सखर जाने वाले बेशतर मुसाफिर मुख्तलिफ सवारियों में बैठकर सखर जा चुके थे। मेरे हिस्से में एक ऐसा रिक्शा आया था जिसके बारे में फ़ैसला करना मुश्किल था, वो खुद ज़्यादा खटारा था या इसका ड्राइवर। वो जवान ही था, लेकिन नशे का आदी मालूम होता था। तबाह हाली इसके चेहरे पर रकम थी। बज़ाहिर कोई इसे देखता तो शायद बीमार समझता, लेकिन मैंने जिस अंदाज से उसे सिगरेट पीते देखा था, इससे इसकी बीमारी मेरी समझ में आ गई थी। लोग कहते हैं हेरोइन की कोई बू नहीं होती, सिगरेट में कोई पी रहा हो तो इसका पता नहीं चलता, लेकिन मेरा ख्याल था कि तजर्बाकार आँख और हसास नाक हेरोइन की सिगरेट और सिगरेट पीने वाले को पहचान सकती है। वो ख़ुद भी खांस रहा था और इसके रिक्शे का इंजन भी खांसने ही के अंदाज में चल रहा था। पुल की चढ़ाई शुरू होने से पहले ही रिक्शे का इंजन कुछ ज़्यादा ज़ोरदार अंदाज में खांस कर खामोश हो गया। नौजवान ने जल्दी से उतर कर प्लग खोल कर साफ़ किया और इंजन को भी कुछ ठोंक बजा कर देखा, लेकिन इंजन स्टार्ट होकर न दिया। मैंने रिक्शे से उतरकर एक बेवजह जज्बा तरखम के तहत 50 रुपये इसके हाथ पर रखे और इसका कंधा थपकते हुए कहा, जो सिगरेट तुम पीते हो ना, इसे छोड़ दो, वरना एक रोज़ इसी तरह अचानक तुम्हारा इंजन भी बंद हो जाएगा और फिर प्लग साफ़ करने से भी स्टार्ट नहीं होगा। मैं अपना थैला उठाए आगे बढ़ गया और वो वहीं खड़ा हैरत से मुझे तकता रह गया। सड़क पर अभी तक वीरानी थी, अभी ज़िंदगी की गहमा गहमी का आगाज़ नहीं हुआ था। मैं बतदरीज बुलंद होते रास्ते पर पैदल ही पुल की तरफ बढ़ने लगा। मुड़ मुड़ कर देखता भी जा रहा था कि कोई सवारी आती नज़र आए तो हाथ दूँ। दफातन एक मोटरसाइकिल सवार खुद ही मेरे करीब आकर रुक गया। वो ढीली ढाली शलवार कमीज़ में था, गले में गर्म चादर झूल रही थी। सखर जाना है भाई साहब? इसने खासी शाइस्तगी से पूछा। जी हाँ, मैंने इस बात में सर हिलाया। बैठ जाओ, इसने पीछे इशारा किया। मैं इसका शुक्रिया अदा करते हुए इसके पीछे मोटरसाइकिल पर बैठ गया। इस वक्त खासी ठंड थी, लेकिन वो खुशगवार महसूस हो रही थी। अगर मेरे जहन के किसी तारीख गोशे में ख़तरे का महबूम सा एहसास मौजूद ना होता तो अब मैं अपनी भाग दौड़ से खासा लुत्फ़अंदोज़ हो सकता था। ये भी गोया एक तरह का एडवेंचर था। एक तवील अरसे बाद अपना ऐशो आराम और ठाट बाट छोड़कर एक नहायत ही आम से इंसान की ज़िंदगी गुजारना एक तरह से नहायत दिलचस्प तजर्बा भी था। रास्ते की तकलीफ़ को किसी दिलचस्प और पुरखतर मुहिम का हिस्सा समझकर भी बर्दाश्त किया जा सकता था। कभी ट्रेन, कभी बस, कभी रिक्शा, कभी ट्रक और कभी मोटरसाइकिल पर सफ़र करना नशेब व फराज से भरपूर इस अवामी ज़िंदगी में कोई नई बात नहीं थी, जो हमारे यहाँ के 90% से ज़्यादा लोग गुजार रहे थे और जिसे मैं भूलता जा रहा था। लेकिन अब इस ज़िंदगी से दोबारा वास्ता पड़ा था तो जैसे तमाम भूले हुए सबक तेज़ी से याद आने लगे थे। मोटरसाइकिल पर बैठकर मैं अच्छा खासा लुत्फ़अंदोज़ होने लगा था। एक तवील अरसे के बाद इस सवारी से वास्ता पड़ा था जो लहराती बल खाती तेज़ हवा का सीना चीरती आगे बढ़ती थी तो जहन से गनूदगी दूर हो जाती थी। वो पुराने पुल के रास्ते जा रहा था जिसे कैंची वाला पुल भी कहा जाता था। सुर्ख रंग के इस अजीब गरीब पुल में तनों वज़नी लोहे के हज़ारों गर्डर्स और एक जाल सा बना हुआ था जो एक ख़ास तरतीब से कैंची की तरह एक दूसरे को क्रॉस कर रहा था। सुना था कि हवाई हमले की सूरत में इस पुल को दरमियान से खोलकर दरिया में लटकाया भी जा सकता था। इस सूरत में वो टूटने से महफूज रह सकता था। अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए इस पुल के बारे में कई रवायात मशहूर थीं, जिनमें से एक ये भी थी कि अंग्रेज़ों ने इसे डिज़ाइन करने वाले मुसलमान इंजीनियर के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो कहीं और ऐसा डिज़ाइन दोबारा तख्लीक ना कर सके। लेकिन मुझे ये रवायत कुछ ऐसी मुस्तनद मालूम नहीं होती थी। अंग्रेज़ इतने बेवकूफ़ नहीं हो सकते। इन्हें अगर मुसलमानों को किसी काबिल इंजीनियर से महरूम करना होता तो इसके लिए ज़्यादा अक्लमंदाना तरीका अख्तियार करते, यानी इसे इंग्लिस्तान ले जाते। इसके बारे में एक मुस्तनद रवायत है, बल्कि एक तरह की लोक दास्तान ये भी थी कि इसकी तकमील के बाद पहली बार इस पर से आजमाइशी तौर पर ट्रेन गुजारने के लिए कोई अपनी जान ख़तरे में डालने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार सिंध की किसी जेल में उम्र कैद काटने वाले जमाल नामी कैदी को इस शर्त पर तैयार किया गया था कि अगर वो ट्रेन को लेकर खैर वाफिया से पुल से गुजर गया तो इसकी बाकी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। जमाल ट्रेन लगकर खैरियत से गुजर गया और इसके बाद से ना जाने कितनी ट्रेनें न जाने कितनी मरतबा इस पुल से गुजर चुकी थी जो नीचे किसी सहारे के बगैर दरिया पर मुअल्लिक था। इसी जमाल के एजाज़ में मशहूर सिंधी और लोग मगवा हो जमालो तख्लीक हुआ था जो अमर हो चुका है। छोटी छोटी लांचों और किश्तियों को छोड़कर बरस हार बरस तक सिर्फ ये पुल अंदरून सिंध को बाकी मुल्क से मिलाने का सबसे बड़ा ज़रिया रहा। दूसरा पुल, जिसे आम तौर पर नया पुल कहा जाता था, कमान के डिज़ाइन पर बनाया गया था। इसके नीचे भी कोई सपोर्ट नहीं थी, उल्टी कमान की सूरत में दरिया पर मुअल्लिक था। यह भी अब कुछ ऐसा नया नहीं रहा था। अयूब खान मरहूम के ज़माने में नया था, लेकिन बहरहाल कैंची वाले पुल के बाद बना था, इसलिए अभी तक नया पुल के नाम से ही मशहूर था। मैं ये सब कुछ सोचता और दरिया के नज़ारे से महसूस होता इस अजनबी मेहरबान के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठा चला जा रहा था। मगर शायद आज रवानी और तेज़ी से सफ़र मेरी किस्मत में नहीं था। जब सितारा गर्दिश में होता है तो हर कदम पर रुकावट का सामना करना पड़ता है। एन पुल के वस्त में पहुँचकर मोटरसाइकिल ने ज़ोर ज़ोर से घूं घी कोई आवाज़ बंद हो गई। पेट्रोल तो रिज़र्व पर नहीं लग गया, मैंने ख्याल जाहिर किया। नहीं, पेट्रोल तो बहुत है, शायद प्लग की मकतरा आ गया है, ज़रा उतरना मैं देखता हूँ।
मोटरसाइकिल वाले ने कहा। हम दोनों उतर गए। इसने मोटरसाइकिल पुल के किनारे लगा दी। सामने नशे में दरिया के किनारे सखर के मकानात नज़र आ रहे थे। मैं सोचने लगा इससे तो बेहतर था मैं पैदल ही चल देता, शायद इस किस्म की सवारियों से पहले पहुंच जाता। पुल पर दरमियानी हिस्से में ट्रैफिक के गुजारने के लिए सड़क बनी हुई थी, जबकि दोनों तरफ पैदल चलने वालों के लिए 24 तख्तों से रास्ता बना हुआ था। आहनी कैंचियों के दरमियान से ठुकर से मट कर गुजरते हुए इस तरफ पहुँचा जा सकता था। मोटरसाइकिल वाले को गोया अचानक इस तरफ कोई चीज़ पड़ी नज़र आ गई और वो प्लग साफ़ करने के बजाय इस तरफ जाते हुए बोला, अरे ये क्या पड़ा है। पुल के इस तरफ वो गोया तकलिए में चला गया। फिर इसने वहीं से हाँक लगाई, भाई साहब ज़रा आकर देखो तो सही ये क्या है। इसके लहजे में बेपनाह हैरत थी। इसकी पुश्त मेरी तरफ थी, वो चौबी फर्श पर झुका हुआ था। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जो कुछ वो मुझे दिखाना चाह रहा था शायद वो उसकी अपनी आड़ में छुपा हुआ था। मैं इसका दिल रखने को किसी तरह फंसा कर इस तरफ चला गया। क्या चीज़ है भाई जिसने आपको इतना हैरान कर दिया है, मैंने इसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा। तब मुझे मालूम हुआ कि वह कतन हैरान नहीं था, बल्कि मुझे हैरान करने पर तुला हुआ था। वो एकदम तेज़ी से घूमा। इसके हाथ में रिवाल्वर था जिसका रुख मेरे पेट की तरफ था। वो पहले एक अति मुख्तलिफ और खुरदरे लहजे में बोला, निकाल दो जो कुछ तुम्हारे पास है। मैं गहरी सांस लेकर रह गया। दर हकीकत ये इत्मीनान की सांस थी। मेरे लिए खुशी का मकाम था कि वो कोई ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ नहीं थी, महज एक आम था, उचक्का और लटेरा था। इस वक्त मेरे जहन में तो बस एक ही ख्याल था कि रेड डॉट के किसी आदमी से टकराव ना हो। बाकी हुआ किसी से भी सामना हो जाता मुझे कोई परवाह नहीं थी। लेकिन साथ ही मुझे दिल ही दिल में अपने आप पर तरस भी आया और मैंने अपने आप से कहा, देखा बरखुरदार अफजल चौधरी, ज़ाहिरी औकात बदलने से कितना फ़र्क पड़ गया है। अब तो राह चलते हो चक्के भी तुम पर रिवाल्वर उतारने लग रहे हैं। अब तक मैंने ये तो बारहा सुना था और कभी कभार छोटी मोटी खबरें पड़ी थी कि कोई उचक्का लुटेरा या राहजन लिफ्ट लेकर किसी मोटरसाइकिल पर या गाड़ी में सवार होकर और बाद में गाड़ी वाले की कनपटी पर रिवाल्वर रख के इसे लूट कर ले गया, गाड़ी छीन कर ले गया। लेकिन इस लुटेरे और राहजन ने एक इनफरादियत ज़रूर कायम की थी कि वो अपने शिकार को लूटने के लिए खुद लिफ्ट देकर लाया था। मैंने खौफ से कांपने की अदाकारी करते हुए कहा, साईं मैं आपको कहाँ से इस काबिल नज़र आ गया, क्या मुझे लूट सकें? मैं तो एक गरीब मस्किन हारी हूँ। मेरे पास तो इन 250-300 रुपये के सिवा कुछ भी नहीं। यही मेरी कुल पूंजी है। मैंने इसे जेब से बच्ची खुची रकम निकाल कर दिखाई। बकवास मत करो, ये थैला इधर दे दो। इसने इशारा किया। मुझे मालूम है तुम गरीब लोग जब किसी बड़े काम पर निकलते हो तो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी ऐसे ही फटे पुराने थैलों में रख कर ले जाते हो ताकि कोई इस तरफ तवज्जो न दे। वो इस मैदान का पुराना खिलाड़ी मालूम होता था, मंझा हुआ फ़नकार था। यकीनन इसे कुछ मफलूकुल हाल लोगों से इस किस्म के फटे पुराने थैले छीनने का तजर्बा था जिनसे मोटी रकमें बरामद हुई थी। बाद औक़ात गरीब आदमी वाकई अपनी उम्र भर की जमा पूंजी ऐसे किसी थैले या पोट्टी में रखकर बेटी की शादी के लिए जेवर बनवाने, जहेज खरीदने या किसी छोटे मोटे मकान दुकान का सौदा करने जा रहा होता है, मगर ऐसे किसी लुटेरे के हाथों ज़िंदगी भर की कमाई गंवा बैठता है। इस थैले में कुछ नहीं है भाई, बस 2 जोड़े कपड़े हैं। सफ़र में निकला हुआ था इसलिए साथ ले लिए थे। आप चाहें तो ले लें। मैंने थैला इसकी तरफ बढ़ाया। मेरा ख्याल था कि वो आराम से आगे बढ़कर थैला मेरे हाथ से लेने की कोशिश करेगा और मैं इसी दौरान रिवाल्वर किसी तरकीब से इसके हाथ से छीनकर इसकी थोड़ी सी ठुकाई करके इसे सबक सिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अंदाजे की ज़रा सी गलती कभी कभी काया पलट देती है, ना जाने क्यों। वो शख्स दांत पीस कर अचानक रिवाल्वर समेत थैले पर झपटा। मैंने झुकाई देने के लिए थैला ऊपर उठाते हुए घुमाया और कतई गैर मुतवक्के तौर पर वो मेरे हाथ से निकल गया। कोई और जगह होती तो कोई बात नहीं, वो कुछ दूर कहीं ना कहीं ऐसी जगह जा गिरती जहाँ से दोबारा उठाया जा सकता था, मगर इस वक्त तो हम एक अजीब ही मकाम पर खड़े थे। पैदल चलने वाले रास्ते का हिफाजती जंगला ज़्यादा ऊंचा नहीं था। थैला जंगले पर से होता हुआ नीचे पुरशोर दरिया में जा गिरा और नज़र से ओझल हो गया। मैं इस शख्स के हल्ले से बचने के लिए एक तरफ को तो हो गया था और वो अपनी झोंक में कुछ आगे चला गया था, लेकिन मैं इस पर कोई वार नहीं कर सका। मेरी रगों में लहू सर्द हो गया था। एक लम्हे के लिए गोया सारा मंजर मेरी नज़र में धुंधला गया था। पलक झपकते में मेरा 15 लाख रुपये दरिया बुर्द हो गया था और जिस गधे की वजह से यह हादसा हुआ था इसके शायद तसव्वुर में भी नहीं था कि थैले में इतनी बड़ी रकम थी। वो तो मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 हज़ार के आसरे पर वारदात करने के लिए उतरा था। किसी आम सरमायादार के लिए तो रकम का सदमा ही काफ़ी होता है। रकम बहरहाल कुछ कम नहीं थी, ख्वाह वो किसी तरह किसी भी किस्म के हालात में ज़ाया होती। एक बार तो ज़रूर मालिक की धड़कनें रुकने को हो जाती, लेकिन मेरे लिए तो इस रकम की अहमियत किसी और नुक्ता नज़र से थी। मेरी रूपोशी तवील भी हो सकती थी और इस दौरान मुझे कहीं भी किसी भी मकसद के लिए रकम की ज़रूरत पड़ सकती थी। गुज़र औकात के अलावा भी 100 मसाइल दरपेश आ सकते थे। ये भी मुमकिन था कि मुझे किसी खुफिया रास्ते से मुल्क से निकलना पड़ता। ये रकम साथ लेकर मैं गोया इन तमाम इम्कानात के लिए बंदोबस्त करके निकला था, लेकिन महज किसी के ज़रा से लालच की वजह से ये मेरा बंदोबस्त अधूरा का अधूरा रह। अब मैं तकरीबन ताही दस्त था। रकम की मौजूदगी से इंसान को खाम खा मामा बड़ा हौसला सा रहता है। अब तो यकदम ही गोया किसी ने मेरे कदमों तले से पुल खींच लिया था। मेरा थैला नहीं, गोया मैं खुद दरिया में जा गिरा था। रकम कोई मसला नहीं थी। मसला यह था कि मैं रकम के लिए या किसी भी और मकसद के लिए अपने किसी साथी कारकुन से रब्ता कायम नहीं करना चाहता था। मैं किसी को अपना अता पता, अपना कोई सुराग देना नहीं चाहता था। मैं इस तरह रूपोश हो जाना चाहता था गोया इस कुर्रा अर्ज़ पर कभी मेरा कोई वजूद था ही नहीं। ये मेरी एक कोशिश, एक तजर्बा था, नाकाम भी हो सकता था। फ़िलहाल इस पर मेरी ज़िंदगी और मौत का दारो मदार था। सिर्फ एक सानिया में ये सब ख्यालात मेरे जहन में आए, लेकिन फ़ौरन मुझे अपने जहन को इस सूरत हाल की तरफ वापसी भी लाना पड़ा जिससे इस वक्त मैं दो चार था।
रकम तो जा ही चुकी थी, लेकिन मेरी गायब दिमागी से फ़ायदा उठाते हुए खबीस मुझे कोई और नुकसान भी पहुंचा सकता था। मैंने बज़ाहिर एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया और दोबारा इसकी तरफ मतवज्जा हो गया था। वो अपनी झोंक में आगे तो चला गया था, लेकिन देख चुका था कि थैला दरिया में जा गिरा था और गायब हो चुका था। इस चीज़ ने इसे भी ज़रा भुखला दिया था। जिस चीज़ का झगड़ा था वही जा चुकी थी। इसके बावजूद शायद झुंझलाहट के बाद वो रिवाल्वर का रुख मेरी तरफ करते हुए तेज़ी से घुमा। मुझे अंदाज़ा हो गया था वो फायर करने में देर नहीं करेगा। शायद मुझे सबक देना चाहता था कि मैंने इसके हुक्म की तामील नहीं की थी। इस बदबख्त को तो अपनी नाकामी की जो झुंझलाहट थी सो थी, लेकिन इसे मेरी झुंझलाहट का अंदाज़ा नहीं था। मेरे अंदाजे का दरिंदा बेदार हो चुका था, जो बिला वजह ज़्यादती करने वालों की गर्दन दबोचने के लिए बेताब रहता था। मैं इसे सुलाए रखने की हर मुमकिन कोशिश करता था, लेकिन कभी कभी किसी की कोई हरकत इसे यकदम ही गज़बनाक बना देती थी। पैसे तो इस माशरे में बाज़ औक़ात 5 रुपये के लिए भी इंसान के हाथों इंसान कत्ल हो जाता है, लेकिन मैं 15 लाख के लिए भी किसी को कत्ल करने के हक़ में नहीं था। मगर इस वक्त सूरत हाल कुछ और ही थी। इस बदबख्त ने बहुत ही अजीब, बहुत ही बेवक्त और बहुत ही सितम ज़रीफ़ाना किस्म की ज़्यादती की थी। इसके बाद शायद इसकी समझ में ही ना आया कि इसके साथ क्या हुआ था। इसे अंदाज़ा नहीं हो सका होगा कि मैं किस तरह इस पर झपटा था, किस तरह मैंने इससे फायर का मौका दिया बगैर इसका रिवाल्वर वाला हाथ इसकी पश्त पर ले जाते हुए बाजू मरोड़ कर शायद कंधे का जोड़ ही अलग कर दिया था। वो लट्टू की तरह घूम चुका था। इसकी पुश्त मेरी तरफ थी। इसके हलक से एक हल्की मगर कर्बनाक सी चीख बरामद हुई। मैंने इसकी कमर पर घुटना रसीद करते हुए अचानक ही गैर इरादी से अंदाज में इसे हवा में उछाल दिया। दूसरे हिले में मेरे थैले की तरह वो भी जंगले के ऊपर से होता हुआ दरिया में जा गिरा। इसे दूसरी चीख मारने की मोहलत नहीं मिली। मैं इसका अंजाम देखने के लिए वहाँ रुका नहीं। मैं जो चंद नोट जेब से निकाल कर इसे दिखाने लगा था वह 24 फर्श पर गिर चुके थे। मैंने जल्दी से इन्हें समेट कर जेब में डाला। अभी यही मेरा कुल सरमाया था। मैं तो दरियाबुर्द हो जाने वाली रकम के बल पर अभी तक अपने आप को हातम ताही महसूस कर रहा था, लेकिन अब हातम ताहियत मुझे अपने अंदर से रुखसत होती महसूस हो रही थी। वो सब कुछ ज़रा सी देर में हो गया था। इस दौरान पुल पर तो सन्नाटा ही रहा, अलबत्ता नीचे दरिया के किनारे जहाँ पुल का एक सिरा कंक्रीट के प्लेटफार्म वगैरह में नस्ब था, वहाँ करीब ही 2 कमरे दिखाई दे रहे थे जिनके दरवाजे खुले थे, लेकिन अंदर अंधेरा। ना जाने इन कमरों में कोई मौजूद था या नहीं, और अगर कोई मौजूद था तो इसने पुल पर होने वाले तमाशा देखा था या नहीं। मैं इस सवाल पर ज़्यादा गौर करने के बजाय जल्दी से इस हिस्से पर वापस आया जहाँ ट्रैफिक रवा रहता था। पैदल चलने से पहले मैं इस बदबख्त की मोटरसाइकिल पर किस्मत आजमाई करना चाहता था। मैंने मोटरसाइकिल को 2-3 मरतबा किक लगाई तो वह स्टार्ट हो गई। अब तो जाहिर हो चुका था कि इस शख्स ने मोटरसाइकिल ख़राब होने का बहाना किया था। इसने खुद ही मोटरसाइकिल बंद की थी। मुझे मोटरसाइकिलों के बारे में अब ज़्यादा मालूमात नहीं थी, लेकिन कुछ पुराने तजर्बा जहन में महसूस थे। मुझे यकीन नहीं था कि मैंने इसे पहला ही गियर लगाया था या दूसरा तीसरा। मेरे लिए तो बस गनीमत यह था कि वह चल पड़ी और फिर चलती ही चली गई। पुल से उतर कर कुछ देर मैं इधर उधर गली कूचों में भटकता रहा। अभी ट्रैफिक बहुत कम था, इसलिए मुझे कोई ख़ास वक्त पेश नहीं आई, इसलिए मुझे कोई ख़ास दिक्कत पेश नहीं आई। जब मुझे यकीन हो गया कि कोई मेरे ताक़ुब में नहीं था तो मैंने मोटरसाइकिल एक सुनसान गली में छोड़ दी। एक करीबी सड़क पर पहुंचकर मुझे रिक्शा मिल गया। रिक्शे में बैठकर मैंने ड्राइवर को लारी अड्डे चलने की हिदायत की। कौन से लारी अड्डे भाई, GTS के या प्राइवेट? ड्राइवर ने पूछा। प्राइवेट, मैंने सोचे समझे बगैर जवाब दिया। मैं इस वक्त दिल ही दिल में यह फ़ैसला करने की कोशिश कर रहा था कि मुझे किस इलाके का रुख करने के लिए बस पकड़नी चाहिए। मुझे याद आया कि बरसों पहले कनकोट मेरा थोड़ा बहुत देखा भला इलाका था। किसी ज़माने में मुख्तसर अरसे के लिए वहाँ के एक हिंदू ताजर से हमारे कारोबारी मरासम कायम हुए थे, मगर हमारी ही कुछ दुश्वारियों की वजह से वो ज़्यादा अरसे बरकरार नहीं रह सके। मुझे मालूम था कनकोट से सुई जहाँ से पेट्रोलियम गैस निकलती है, मगर इस मकाम की मुनासबत से इसका नाम सुई गैस पड़ गया था कि रास्ते ब वक्त ज़रूरत बलूचिस्तान की तरफ भी निकला जा सकता था, और गैर मारूफ मकामात तो रास्ते में या कनकोट के आसपास भी 20 थे। हज़ारों मील में फैला हुआ इधर का इलाका कहीं नीम दही नज़र आता था, कहीं नीम शहरी, कहीं मैदानी मालूम होता था तो कहीं सहराई। मुझे तवक्का थी कि गुज़रे बरसों में इधर कुछ ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं आई होंगी। रास्ते में एहतियातन मैंने रिक्शा ड्राइवर से पूछा, इस वक्त कनकोट जाने वाली बस मिल जाएगी? कनकोट जाने के लिए आपको लारी अड्डे जाने की क्या ज़रूरत है भाई साहब? ड्राइवर मुलामत और ख़ासी शाइस्तगी से बोला। वो तो आपको यहाँ करीब ही रोड पर खड़ी मिल जाएगी। इसे अंदाज़ा हो गया था कि मैं शहर में नया हूँ और मेरा हुलिया भी मफलूकुल हाल देहातियों वाला था। इसके बावजूद इसने मुझे इधर उधर घुमा फिरा कर ठगने की कोशिश नहीं की और दो चार मोड़ मोड़कर थोड़ा सा फासला तय करके बस के पास ले जा खड़ा किया, जिसका कंडक्टर ज़ोर शोर से कनकोट की आवाज़ें लगा रहा था। दिन का उजाला फैल चुका था, ताहम अभी सड़कों पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। इसके बावजूद बस तकरीबन भरी हुई थी। इसके बावजूद कंडक्टर मुसाफिरों को बुलाने के लिए सदाएँ लगाया जा रहा था। अब मैं अवामी ज़िंदगी को करीब से देख रहा था तो ये जानकर हैरत सी हो रही थी कि बसें ट्रेनें हर वक्त हर जगह खचाखच भरी हुई हैं और मिलती जाती हैं। मालूम नहीं वसाइल और आसाइशें कितनी बड़ी थी, लेकिन मैं तो ये देख रहा था कि हर जगह तंगी, परेशानी और मसाइल मेरी गुर्बत के ज़माने से ज़्यादा बढ़ चुके थे। अब तो गरीब व तंग दस्त के लिए सुख का सांस लेना भी बहुत दुश्वार हो चुका था। इस बस में मुझे भी बिल्कुल पीछे एक कोने में सीट मैसर आई और मैं सब्र शुक्र के साथ सर झुका कर बैठ गया। रकम के ज़ाया जाने का तासुब भी अभी तक मेरे दिल में धुंध की तरह फैला हुआ था। मैं सोच रहा था 200-250 रुपये कब तक मेरा साथ देंगे। रकम हासिल करने के लिए मैं कोई मुजरबाना तरीका भी इख्तियार नहीं करना चाहता था। फिर मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की
कि अगर मैं एक आम और तहीदस्त इंसान की ज़िंदगी को करीब से देखने के लिए और ख़ुद भी कुछ अरसा इसी तरह गुजारने के लिए निकल ही खड़ा हुआ था तो मुझे सही तरह इस आजमाइश से गुजरना चाहिए था। ये तो कोई बात नहीं हुई थी कि हुलिया तो एक गरीब और मफलूकुल हाल शख्स का बनाया हुआ है और थैले में 15 लाख रुपए रखे घूम रहे हैं कि जहाँ भी कोई दुश्वारी नज़र आई या मसला दरपेश हुआ वहाँ नोट निकाल कर किसी के मुंह पर दे मारे। ये कोई आजमाइश तो ना हुई। इस दुनिया में अनगिनत लोग ऐसे हैं जिनकी जेब में 2-250 तो क्या 2-2.5 रुपये के मसावी रकम भी नहीं होती थी, जिन्हें यह भी मालूम नहीं होता कि वो अगले वक्त की रोटी कहाँ से खाएंगे। कुदरत को अगर मंजूर होता था तो इन्हें भी ज़िंदा रखती थी। मुझे भी ज़िंदगी के असल मसाइल का अंदाज़ा तो बिल्कुल तलाश होने के बाद ही हो सकता था। मुझे इसके लिए तैयार रहने का हौसला रखना चाहिए था। मैंने तो वो ज़माना भी देखा हुआ था जब शक्करगढ़ से लाहौर आने के लिए बस का किराया जेब में नहीं होता था। बका की जंग तो इस वक्त भी लड़ी थी और कहाँ से कहाँ आन पहुँचा था। बका की जंग के सही मानी ही दर हकीकत इंतहाई मुफलिसी में समझ आते थे। अपने आप को समझाने बुझाने से मुझे कुछ हौसला मिला और मैंने रकम वगैरह का ख्याल दिल से निकाल दिया। मैंने अपने आप को यकीन दिला दिया कि रकम वगैरह ज़मनी और सानवी चीज़ थी, असल चीज़ हौसला था। मुझे अपना हौसला ढलने नहीं देना चाहिए था। मेरे लिए फ़िलहाल तो मुस्तकिल हरकत में रहना भी ज़रूरी था, क्योंकि अभी तक मेरा ये एहसास बाकी था कि कोई नादीदा ख़तरा मेरे ताक़ुब में है। इस शिकार के महसूसात भी शायद यही होते हों जिसकी बू सूंघते हुए शिकारी कुत्ते मुख्तलिफ़ सिमतों से इसे तलाश करते हुए बढ़ते चले आ रहे थे। बस न सिर्फ पूरी भर चुकी थी बल्कि कुछ लोग खड़े भी थे, लेकिन इसके चलने के अभी आसार नहीं थे। इंजन घर घर रुक किए जा रहा था, लेकिन ड्राइवर सीट पर मौजूद नहीं था। आखिरकार एक और खाली बस आकर इसके पीछे खड़ी हुई। तब हमारी बस का ड्राइवर कहीं दूर से दौड़ा आया और इसने अज़राए करम बस को किसी लंगड़े कछुए की रफ्तार से चलाना शुरू। बस जितनी देर शहरी हदूद में रही, इस पर मज़ीद सवारियां लदती रहीं। खानपुर पहुंचने तक बस में मुसाफिर कुछ इस तरह लद चुके थे जिस तरह ट्रक में तरबूज लदे होते हैं। ज़्यादातर मुसाफिर रास्ते के छोटे छोटे देहात से चढ़ने उतरने वाले थे। खानपुर हालांकि एक छोटा सा कस्बा था, लेकिन न जाने क्यों बस वहाँ आधा घंटा खड़ी रही। शायद इसलिए कि कस्बे से मुसाफिरों की आमद का सिलसिला जारी था। कस्बा सड़क से काफ़ी पीछे हटकर था। मुझे याद था कि पंजाब में भी इस नाम का एक छोटा सा शहर मौजूद था। बस खानपुर से रवाना हुई तो इसमें 2-3 बकरियों और कई मुर्गियों का भी इजाफा हो चुका था, लेकिन वो बेचारियां भी मुसाफिरों के दरमियान इसी तरह फंसी हुई थी कि अंदाज़ा करना मुश्किल था आया बकरियां मुसाफिरों पर सवार हैं या मुसाफिर बकरियों पर, या फिर दोनों मिलकर मुर्गियों पर सवार हैं। लेकिन बकरियां मुसलसल में मियाँ रही थीं और मुर्गियां भी आलम वहशत में मुस्तकिल कोड़ करा रही थी। मैं यही शुक्र कर रहा था कि मुझे सीट एक ऐसी खिड़की के पास मिली हुई थी जो बारिश भर खुली थी, वरना शायद मेरी नाक किसी मुसाफिर के बगल में होती, मेरी कमर पर किसी मुसाफिर का ट्रंक होता, मेरी सांसें किसी बकरी की सांसों से हम आहंग होती। बस की छत पर भी लोग सवार हो चुके थे, जिसकी वजह से वो नाहमवार सड़क पर इधर उधर लहरा रही थी। देखने में बस अच्छी भली नज़र आ रही थी, लेकिन चलने में वो खासी खटारा मालूम होती थी। जो सलूक इसके साथ होता था, इसे देखते हुए ये कोई ताज्जुब की बात भी नहीं थी जिस पर बुरी तरह इसका हिस्सा खड़ा रहा था। इससे अंदेशा महसूस हो रहा था कि पहले तो एक एक करके मुसाफिर इस पर से लड़के गए जिस तरह दरख्त से पक्के फल गिरते हैं, फिर बस के अज़ाए तरकीबी एक एक करके इसका साथ छोड़ेंगे और आखिर में सिर्फ इंजन मंजिल मकसूद तक पहुंचेगा। लेकिन यह सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा था, एक आम आदमी के लिए कोई नई बात नहीं थी। हम सब सख्त जान पाकिस्तानी थे। लश्तम पश्तम मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ते ही रहे, लड़ते झगड़ते हाँपते कांपते भांत भांत की बोलियां बोलते महवे सफ़र रहे। कंदकोट तक का सफ़र मुझे कुछ यूँ महसूस हुआ जैसे मैंने दुनिया के गिर्द चक्कर मुकम्मल कर लिया हो। शहर के आसार नज़र आने लगे तो मैंने ज़रा सुकून की सांस ली, लेकिन यह सांस कुछ ज़्यादा तवील साबित नहीं हुई, क्योंकि बस शहर की हदूद में दाखिल नहीं हो सकी। इससे पहले सड़क के किनारे दरख्तों के झुंड से गहरे नीले रंग के एक पिजारो बरामद हुई जिस पर छत तक धूल जमी थी, सिर्फ शीशे साफ थे। मस्त हाथी की तरह लहराती हुई वो नशेब से सड़क पर चढ़ी और एक धचके से ऐन वस्त में इस तरह आन रुकी कि बस के ड्राइवर के लिए बस को रोकने के सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने सुना था कि सिंध की शाहराहें डाकुओं से काफ़ी हद तक महफूज हो चुकी थी, लेकिन ये तो दिन दिहाड़े डाके का कोई सीन चलता नज़र आ रहा था। लगता था कुदरत को मेरी जेब में बच जाने वाली तकरीबन 200 रुपये के खतीर सरमाए का मेरे पास रह जाना भी मंजूर नहीं था। पिजारों से मुझे 5 अफराद उतरते दिखाई दिए। 5 के पास कलाशन कोफ़ें थीं। वो सब गहरे रंगों की ढीली ढाली शलवार कमीज़ों में थे। मैं सरमाई सरों पर मखसूस अंदाज की पगड़ियाँ थी और इनमें से 3 लंबे तिरंगे और घनी दाढ़ी मूँछों वाले थे। 2 इनके मुकाबले में ज़रा पिस्ता कद थे, लेकिन जिस्म इनके भी घटे हुए दिखाई देते थे। इनकी सिर्फ घनी मूँछें थीं, लेकिन वो इस किस्म की मूँछें थीं जिनकी मौजूदगी में दाढ़ी की कमी महसूस नहीं होती। मुसाफिरों में भी इन्हें देख लिया था। बस में एक सिरे से दूसरे सिरे तक तेज़ बड़बड़ाहट शुरू हुई जो फ़ौरन ही दम तोड़ गई थी। दूसरे इलम में गोया सबको सांप सूंघ गया था, हत्ता कि बकरियां भी गोया फ़िज़ा में किसी अनजाने ख़तरे की भूख महसूस करते हुए मियाना भूल गई थी। सिर्फ एक मुर्गी ने सदाए एहतजाज जारी रखा। क्लाशनकोफ़ों वाले पिजारों से उतरते ही बस के दरवाज़ों वाली सिमत में चले गए और मेरी नज़र से ओझल हो गए। इनमें से एक अलबत्ता दूसरे इलम में ड्राइवर वाले दरवाजे पर आन खड़ा हुआ था। बाकी चारों में से 2 बस के अगले दरवाजे से और 2 पिछले दरवाजे से बस में चढ़े।
इनमें से एक ने भारी गूंजीली और बारोब आवाज़ में सब मुसाफिरों को पहले बलोची ज़ुबान में आवाज़